अकबर और वो दरबार जो सपनों में दिखता था। मुगलिया सल्तनत के महानतम शासकों में से एक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। उनका साम्राज्य विशाल था, उनकी सेना अजेय थी और उनका दरबार फतेहपुर सीकरी में ज्ञान, कला और संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र था। यहाँ हर दिन राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। दूर दूर से आए दूत अपनी बात रखते थे, विद्वान धर्म और दर्शन पर बहस करते थे और कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे। बीरबल की हाजिर जवाबी, अबुल फजल की विद्वत्ता, तानसेन के मधुर राग और टोडरमल की प्रशासनिक क्षमता, ये सब मिलकर अकबर के जागृत दरबार को जीवंत बनाते थे। फिर भी इस बसलिंग और शक्तिशाली दुनिया की सभी भव्यता के बावजूद सम्राट अकबर के अंतर्मन में एक समानांतर दुनिया पनप रही थी। एक ऐसी दुनिया जो उन्हें केवल तब दिखाई देती थी जब वे नींद की आगोश में होते थे, एक रहस्यमय और शांत दरबार। यह सब तब शुरू हुआ जब अकबर अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत कर रहे थे और अपने विचारों को एक नई दिशा दे रहे थे। शुरुआती रातें बेचैनी और अस्पष्ट दृश्यों से भरी थीं। नींद गहरी होती, लेकिन मन शांत नहीं होता। उन्हें ऐसे स्थानों की झलक मिलती जो उन्होंने कभी देखे नहीं थे, ऐसी आकृतियां दिखती जिनकी कोई पहचान नहीं थी। ये अनुभव अक्सर उन्हें थका हुआ और भ्रमित छोड़ जाते थे। उन्होंने सोचा कि शायद यह दिन भर के तनाव और जिम्मेदारियों का परिणाम है, या शायद उनकी आयु का प्रभाव है। धीरे धीरे ये अस्पष्ट झलकियां अधिक स्पष्ट होने लगीं। एक रात वे खुद को एक ऐसे विशाल कक्ष में पाए जिसकी बनावट किसी भी जानी पहचानी इमारत से अलग थी। यह न तो मुगल वास्तुकला थी, न फारसी, न भारतीय। इसकी दीवारें किसी ऐसी धातु या पत्थर की बनी लगती थीं जो हल्की नीली या चांदी जैसी चमक लिए हुए थीं, और उनमें से एक कोमल, शांत प्रकाश छनकर आता था जो न तो सूर्य का था न चंद्रमा का। फर्श अत्यंत चिकना और काला था, जैसे शांत जल की सतह, जिसमें कमरे और उसमें मौजूद हर चीज का प्रतिबिंब पूरी स्पष्टता से बनता था। यह स्थान पूर्ण रूप से नीरव था। यहाँ कोई आवाज नहीं थी, न हवा की सरसराहट, न पैरों की आहट, न किसी स्वर की गूंज। यह एक गहन पवित्र चुप्पी थी। और फिर थीं वे आकृतियां। वे कमरे के केंद्र में एक अर्धचंद्राकार में बैठी थीं। उनकी संख्या निश्चित नहीं लगती थी, कभी कुछ अधिक, कभी कुछ कम। वे मनुष्यों जैसी थीं, लेकिन उनके शरीर की रूपरेखा कोमल, धुंधली आभा से घिरी हुई थी। उनके चेहरे पर भाव थे, लेकिन वे स्थिर और शांत थे, एक ऐसी गहन शांति और ज्ञान का भाव जो अकबर ने अपने जीवन में किसी व्यक्ति के चेहरे पर नहीं देखा था, चाहे वह संत हो या ज्ञानी। वे आंखें मूंदे हुए नहीं थे, बल्कि उनकी आंखें खुली थीं, और उनमें एक ऐसी चमक थी जो प्रकाश का स्रोत नहीं थी, बल्कि चेतना का प्रकाश था। वे न तो बोलते थे, न इशारे करते थे। उनका संचार पूर्ण रूप से मानसिक था। विचार, भावनाएं, छवियां, ये सीधे अकबर के मन में प्रेषित होती थीं, बिना किसी शब्द या ध्वनि के। यह एक अद्भुत और अविश्वसनीय अनुभव था, किसी और की चेतना से सीधे जुड़ना। अकबर जागते थे तो उनका मन इन सपनों से भरा होता था। वे शक्तिशाली सम्राट थे, हजारों लोगों के भाग्य का निर्धारण करने वाले, युद्धों के विजेता, प्रशासक। उनकी दुनिया ठोस थी, शोरगुल वाली थी, राजनीतिक दांवपेचों से भरी थी। यह शांत, रहस्यमय दरबार उनकी वास्तविकता से इतना भिन्न था कि उन्हें विश्वास करना मुश्किल होता था कि यह केवल एक सपना है। शुरुआती दिनों में वे इन सपनों को अनदेखा करने की कोशिश करते थे। वे अपने दिन के कामों में खुद को व्यस्त रखते, शाही दावतों में शामिल होते, शिकार पर जाते। लेकिन रात आती और वे फिर से उस शांत दरबार में पहुंच जाते। यह एक ऐसी पुकार थी जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते थे। उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। उनके करीबी दरबारी,
जैसे अबुल फजल और बीरबल ने देखा कि जहांपनाह कुछ बदले बदले से हैं। उनकी आंखें अक्सर दूर कहीं खोई रहती हैं, वे कभी कभी अचानक चुप हो जाते हैं, जैसे किसी गहरे विचार में खो गए हों। एक दिन अकबर ने अपने शाही चिकित्सक हकीम अली से बात की। उन्होंने अपनी नींद की समस्याओं और विचित्र सपनों का वर्णन किया। हालांकि उन्होंने दरबार का पूरा विवरण नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि हकीम उन्हें बीमार घोषित कर देगा। हकीम अली ने उन्हें ठंडी तासीर का भोजन करने, तनाव कम लेने और शाम को जल्दी सोने की सलाह दी। इन उपायों से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय दरबारी और इतिहासकार अबुल फजल से परामर्श किया। अबुल फजल ज्ञान का सागर थे, दर्शन और धर्मशास्त्र के गहरे जानकार। अकबर ने उन्हें अपने सपनों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताया, खासकर उस शांत दरबार और मानसिक संचार के बारे में। अबुल फजल ने विभिन्न प्राचीन ग्रंथों, सूफी रहस्यों और दार्शनिक विचारों का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि शायद ये अकबर के मन की उच्च अवस्था का प्रतीक हैं, या आध्यात्मिक अनुभवों की एक दुर्लभ प्रकार हैं जिनका वर्णन सूफी संतों और योगियों ने किया है। उन्होंने इसे एक शुभ संकेत बताया, यह कहते हुए कि शायद ईश्वर उन्हें कोई विशेष ज्ञान या अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहा है। अबुल फजल की व्याख्या ने अकबर को कुछ हद तक आश्वस्त किया, लेकिन उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया। अबुल फजल की व्याख्याएं बौद्धिक थीं, जबकि अकबर का अनुभव अत्यंत व्यक्तिगत और भावनात्मक था। अंत में अकबर ने बीरबल से बात करने का फैसला किया। बीरबल विद्वान नहीं थे जैसे अबुल फजल, लेकिन वे अत्यंत बुद्धिमान थे, लोगों के स्वभाव के गहरे पारखी थे, और उनके पास समस्याओं को देखने का एक सरल और व्यावहारिक फिर भी गहरा तरीका था। एक शांत शाम, जब फतेहपुर सीकरी के महल पर चांदनी बिखर रही थी, अकबर और बीरबल दीवाने खास के पास बगीचे में टहल रहे थे। हवा शांत थी और चमेली की खुशबू फैली हुई थी। बीरबल, अकबर ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, एक राजा का जीवन बाहरी दुनिया की समस्याओं से भरा होता है। युद्ध, राजनीति, न्याय, प्रशासन। लेकिन कभी कभी आंतरिक दुनिया भी कम जटिल नहीं होती। बीरबल ने सम्राट की ओर देखा, उनके चेहरे पर हमेशा की तरह सम्मान और बुद्धिमत्ता का भाव था। यह सत्य है, जहांपना। मन एक अद्भुत साम्राज्य है, कभी कभी बाहरी साम्राज्य से भी बड़ा और रहस्यमय। हाँ, रहस्यमय, अकबर ने दोहराया। मुझे कुछ ऐसे सपने आ रहे हैं, बीरबल, जो मेरी समझ से परे हैं। वे केवल सपने नहीं लगते। फिर अकबर ने बीरबल को उस शांत दरबार, उसकी अलौकिक सुंदरता, नीरवता, प्रकाश और बिना बोले संवाद करने वाली आकृतियों के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने अपनी बेचैनी, अपनी जिज्ञासा और उस स्थान की ओर खिंचाव का वर्णन किया। बीरबल ध्यान से सुनते रहे, उनके चेहरे पर से मुस्कान गायब हो गई और एक गंभीर भाव आ गया। उन्होंने कभी भी अकबर को इस तरह की बातें करते नहीं सुना था। जब अकबर चुप हुए तो बीरबल ने कुछ देर सोचा। जहांपनाह, बीरबल ने अंततः कहा, यह निश्चित रूप से एक असाधारण अनुभव है। क्या यह सपना आपको परेशान करता है? क्या यह आपको भयभीत करता है? शुरुआत में हाँ, अकबर ने स्वीकार किया। यह अपरिचित और अजीब था। लेकिन अब यह मुझे भयभीत नहीं करता। यह मुझे उत्सुक करता है। यह मुझे शांत महसूस कराता है, उस शांत दरबार में। लेकिन जब मैं जागता हूं तो मुझे लगता है जैसे मैंने कुछ महत्वपूर्ण देखा है जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। और वे आकृतियां? बीरबल ने पूछा। वे क्या करती हैं? वे कुछ नहीं करती, अकबर ने उत्तर दिया। वे बस बैठी रहती हैं। और उनके विचार? वे मेरे मन में आते हैं। कभी छवियां, कभी भावनाएं।
वे मुझे कुछ दिखाते हैं पर कहते कुछ नहीं। बीरबल ने फिर पूछा, क्या उन विचारों या छवियों का आपकी जागृत दुनिया से कोई संबंध लगता है? अकबर ने सोचा, शायद। कभी कभी वे बहुत अमूर्त लगते हैं, जैसे न्याय या सत्य के बारे में विचार। लेकिन एक बार, हाँ, एक बार मैंने एक किसान को रोते हुए देखा। अगले दिन हमें खबर मिली कि एक गांव में फसलें बर्बाद हो गई हैं। बीरबल के चेहरे पर एक विचार कौंधा। जहां पनाह आपका मन विशाल है और आपकी आत्मा सत्य की प्यासी है। शायद यह दरबार आपके ही अंतर्मन का प्रतिबिंब है, या शायद यह किसी उच्चतर सत्य का द्वार है जो आपके लिए खुल गया है। यदि यह आपको भयभीत नहीं करता और यदि आपको लगता है कि यह आपको कुछ दिखा रहा है, तो शायद आपको इसका विरोध नहीं करना चाहिए। इसे समझने का प्रयास करें। जब आप अगली बार उस शांत दरबार में पहुंचें, तो डरें नहीं। शांत रहें और देखें कि वे आकृतियां आपको क्या दिखाती हैं। वे क्या महसूस कराती हैं? वे क्या विचार भेजती हैं? शायद यह आपको किसी समस्या का हल दिखा रही हो या किसी सत्य की ओर इशारा कर रही हो। बीरबल की व्यावहारिक और खुली सलाह ने अकबर को राहत दी। उन्होंने फैसला किया कि वे अब इन सपनों से लड़ेंगे नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करेंगे। अगली रात जब अकबर सोए, तो वे फिर से उस शांत, प्रकाशमान दरबार में थे। इस बार उन्होंने भय या भ्रम के बजाय गहरी सांस ली और अवलोकन किया। वे शांत बैठे रहे, जैसे दरबार के अन्य सदस्य। उन्होंने महसूस किया कि प्रकाश उनके मन को शांत कर रहा है। उन्होंने ध्यान दिया कि कैसे आकृतियां हिलती नहीं थीं, फिर भी उनके चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह था। उन्होंने अपने मन को खुला रखा। जल्द ही एक आकृति से एक विचार उनके मन में आया। यह एक जटिल विचार था जो लोगों के दिलों की परतों के बारे में था, कैसे बाहरी व्यवहार अक्सर आंतरिक भावनाओं से अलग होता है। यह एक छवि के साथ आया, एक हंसता हुआ चेहरा, जिसके पीछे एक रोता हुआ दिल था। अकबर ने पहले कभी इस तरह से नहीं सोचा था। वे हमेशा लोगों के शब्दों और कार्यों पर ध्यान देते थे, लेकिन यह विचार उन्हें उनकी भावनाओं के पीछे देखने के लिए प्रेरित कर रहा था। जब वे जागे तो इस विचार ने उनके मन को भर दिया था। उस दिन जब वे अपने दरबार में लोगों से मिले, याचिकाकर्ताओं से, सलाहकारों से, यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी, उन्होंने उनके चेहरों और शब्दों के पीछे झांकने का प्रयास किया। उन्होंने उनकी आंखों में, उनकी शारीरिक भाषा में, उनके स्वर की कंपन में छिपी हुई भावनाओं और विचारों को पकड़ने की कोशिश की। यह एक थका देने वाला अनुभव था, लेकिन इसने उन्हें लोगों को एक नई गहराई से समझने में मदद की। उन्होंने पाया कि कई दरबारी जो मीठी बातें करते थे, उनके मन में ईर्ष्या या चालाकी थी, जबकि कुछ जो सीधे और रूखे थे, उनके दिल साफ और वफादार थे। अगली रातों में सपने जारी रहे। हर बार उस शांत दरबार में अकबर को नए विचार या छवियां प्राप्त होती थीं। कभी वे न्याय के बारे में अमूर्त अवधारणाएं होती थीं, संतुलन का विचार बिना किसी माप के, सत्य की तीक्ष्णता बिना किसी हथियार के। कभी वे शासन से संबंधित होती थीं, विभिन्न लोगों को एक साथ लाने की चुनौती या गरीबी के मूल कारण। एक बार उन्होंने सपने में देखा कि दरबार की आकृतियां एक साथ मिल रही हैं, जैसे विभिन्न रंग मिलकर एक सफेद प्रकाश बन रहे हों। उनके मन में संदेश आया, भेदभाव भ्रम है, सत्य एक है, रास्ते अनेक। इस सपने ने अकबर के धार्मिक विचारों को गहराई से प्रभावित किया। वे पहले से ही विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णु थे, लेकिन इस सपने ने उन्हें यह महसूस कराया कि सभी धर्मों में एक ही अंतिम सत्य की खोज की जाती है। इसने उन्हें इबादत खाना, पूजा घर स्थापित करने के लिए प्रेरित किया,
जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान बिना किसी पूर्वाग्रह के एक साथ बैठकर अपने विश्वासों पर चर्चा कर सकें। उन्होंने हिंदू पंडितों, मुस्लिम उलेमाओं, ईसाई पादरियों, सिख गुरुओं, पारसी पुजारियों और यहाँ तक कि नास्तिकों को भी आमंत्रित किया। ये बहसें कभी कभी गर्म हो जाती थीं, लेकिन अकबर उन्हें ध्यान से सुनते थे, उस शांत दरबार की भावना को यहाँ लाने का प्रयास करते हुए जहाँ भेद मिट जाते थे। उन्होंने इन बहसों से सुलह-ए-कुल, सभी के लिए शांति की अपनी नीति को और विकसित किया, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों और समुदायों के बीच सद्भाव स्थापित करना था। इन सपनों ने अकबर के न्याय करने के तरीके को भी बदल दिया। पारंपरिक रूप से न्याय सबूतों और कानूनों पर आधारित था, लेकिन अकबर ने सपने से सीखा था कि कभी-कभी सत्य सतह के नीचे छिपा होता है। जब कोई जटिल या संदेहास्पद मामला आता, तो वे अक्सर ध्यान में बैठते और उस शांत दरबार की कल्पना करते। वे उस स्थान की नीरवता और स्पष्टता में गोता लगाते और अक्सर उनके मन में मामले की सच्चाई की एक अंतर्ज्ञान उभरती। एक प्रसिद्ध घटना थी एक कारीगर की, जिस पर एक बहुमूल्य हार चुराने का आरोप था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य उसके खिलाफ थे और शाही कोषाध्यक्ष उसे दोषी मानता था। कारीगर कसम खा रहा था कि वह निर्दोष है। अकबर असमंजस में थे। उस रात उन्होंने सपने में देखा कि शांत दरबार की एक आकृति ने उन्हें एक छवि दिखाई, एक दरबारी जो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके हाथ में वह हार छिपा हुआ था। जब वे जागे तो उन्होंने उस दरबारी पर गुप्त रूप से जांच करने का आदेश दिया। पता चला कि उसी दरबारी ने हार चुराया था और कारीगर को फंसाने की साजिश रची थी। इस घटना के बाद अकबर का अपने सपनों के दरबार पर विश्वास और मजबूत हो गया। वे समझने लगे कि यह केवल कल्पना नहीं है, बल्कि सत्य को देखने का एक वैकल्पिक तरीका है, शायद एक उच्चतर स्रोत से प्राप्त। लेकिन इस गहन आंतरिक यात्रा का अपना प्रभाव भी था। अकबर कभी कभी अपने जागृत दरबार से विचलित दिखाई देते थे। वे महत्वपूर्ण चर्चाओं के बीच रुक जाते, उनकी आंखें दूर कहीं अनंत में ताकने लगतीं। वे कभी कभी अजीब सवाल पूछते, जो दरबारियों की समझ से परे होते थे। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ दरबारी, जो अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और नए विचारों के प्रति उनके खुलेपन से पहले ही असहज थे, कहने लगे कि जहांपनाह पर किसी रहस्यमय शक्ति का प्रभाव पड़ गया है। कुछ ने सोचा कि वे बुढ़ापे के कारण अपनी मानसिक स्थिरता खो रहे हैं। कुछ ने सोचा कि यह कोई बीमारी है। बीरबल और अबुल फजल ने सम्राट की बदलती प्रवृत्ति को देखा और चिंतित हुए। वे जानते थे कि अकबर की आंतरिक यात्रा महत्वपूर्ण थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि एक सम्राट के रूप में उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी उनके साम्राज्य और उसकी प्रजा के प्रति थी। जहांपनाह अबुल फजल ने एक बार सावधानी से कहा, आपके ये अनुभव निश्चित रूप से गहन और आध्यात्मिक हैं, लेकिन इस दुनिया की वास्तविकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। करोड़ों लोग आपके निर्णयों पर निर्भर करते हैं। मैं जानता हूं, अबुल फजल, अकबर ने उत्तर दिया। उनकी आवाज में थोड़ी उदासी थी। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि उस शांत दरबार में जो सत्य मुझे दिखता है, वह इस शोरगुल वाली दुनिया के सत्य से कहीं अधिक वास्तविक है। बीरबल ने अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। जहांपनाह, एक नाव नदी के एक किनारे पर सुंदर हो सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य नदी के पार जाना है। शायद वह शांत दरबार एक किनारा है जो आपको उस ज्ञान से भरता है जिसकी आपको इस किनारे पर आवश्यकता है। यदि आप केवल एक किनारे पर रुक जाएंगे, तो आपकी नाव कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगी। बीरबल की उपमा अकबर के दिल को छू गई। वे जानते थे कि वे सही कह रहे थे। वे अपनी आंतरिक दुनिया में इतना नहीं खो सकते थे कि अपनी बाहरी जिम्मेदारियों को भूल जाएं। लेकिन उन्हें संतुलन बनाना मुश्किल लग रहा था।
शांत दरबार की शांति और स्पष्टता उन्हें आकर्षित करती थी, जबकि जागृत दरबार की जटिलता और समझौते उन्हें थका देते थे। कई महीनों तक यह संघर्ष चलता रहा। अकबर अपने कर्तव्य और अपनी आंतरिक खोज के बीच फंसे रहे। वे अभी भी रात में शांत दरबार में जाते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, लेकिन दिन में वे कभी कभी अनुपस्थित मन से कार्य करते थे। फिर एक रात एक निर्णायक सपना आया। उस शांत दरबार में प्रकाश पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गया। दरबार की आकृतियां हिलने लगीं, उनकी आभाएं विलीन होने लगीं और वे एक एकल अत्यंत तेजस्वी प्रकाश पुंज में केंद्रित हो गईं। इस प्रकाश से एक संदेश निकला जो किसी भी पिछले संदेश से अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली था। यह सीधा अकबर की आत्मा में उतर गया। संदेश यह था, सत्य द्वैत में नहीं है। दुनिया दो नहीं है, वे एक ही अस्तित्व के विभिन्न स्तर हैं। जो ज्ञान तुम्हें यहाँ शांत और प्रकाशमान अवस्था में मिलता है, उसे तुम्हें वहाँ शोरगुल और संघर्ष की दुनिया में लागू करना होगा। आंतरिक शांति का उद्देश्य बाहरी सद्भाव का निर्माण करना है। विवेक का फल कर्म है। संतुलन खोजो। दो दुनियाओं को अलग मत करो, उन्हें एक साथ लाओ। तुम्हारा दरबार यहाँ है, लेकिन तुम्हारा कार्य वहाँ है। जब अकबर जागे तो वे पसीने से लथपथ थे, लेकिन उनका मन अभूतपूर्व रूप से शांत था। संदेश ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया था। उन्होंने महसूस किया कि वे गलती कर रहे थे। वे अपनी आंतरिक दुनिया को बाहरी दुनिया से एक पलायन के रूप में देख रहे थे, जबकि वास्तव में यह बाहरी दुनिया में बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए एक स्रोत था। शांत दरबार उन्हें सत्य और ज्ञान दिखा रहा था, ताकि वे उस ज्ञान का उपयोग अपने साम्राज्य में न्याय, शांति और समृद्धि लाने के लिए कर सकें। उस दिन से अकबर का व्यवहार बदल गया। वे अभी भी ध्यान करते थे और रात में उस शांत दरबार से जुड़ते थे, लेकिन अब वे जागृत दरबार में पूरी तरह से उपस्थित रहते थे। उनकी आंखें फिर कभी दूर नहीं भटकती थीं। उनके निर्णय अधिक स्पष्ट और दृढ़ थे, लेकिन उनमें पहले से अधिक करुणा और समझदारी थी। उन्होंने अपने सपनों से प्राप्त ज्ञान को अपने शासन के हर पहलू में एकीकृत किया। उन्होंने सुलह कुल को केवल एक नीति नहीं, बल्कि जीवन का एक तरीका बना दिया। उन्होंने लोगों के दिलों की गहराई को समझना सीखा और उनके शब्दों से परे उनके इरादों को पढ़ने का प्रयास किया। उन्होंने न्याय करते समय केवल कानून का पालन नहीं किया, बल्कि सत्य की उस गहरी अंतर्ज्ञान का भी पालन किया जो उन्हें शांत दरबार में मिलती थी। दरबारियों ने यह बदलाव देखा। अकबर अभी भी गंभीर और विचारशील थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति गायब हो गई थी। वे पहले से अधिक प्रभावी, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक प्रेरणादायक शासक बन गए थे। कानाफूसी बंद हो गई और उनकी बुद्धिमत्ता और न्याय के किस्से दूर दूर तक फैल गए। जैसे जैसे साल बीतते गए, अकबर और उनके सपनों के दरबार का संबंध और गहरा होता गया। वह दरबार अब उनके लिए रहस्यमय नहीं रहा, बल्कि एक परिचित अभयारण्य बन गया। जब भी वे मार्गदर्शन चाहते थे या जब भी वे दुनिया के शोरगुल से थक जाते थे, वे उस शांत स्थान की कल्पना करते थे और उससे शक्ति और स्पष्टता प्राप्त करते थे। शांत आकृतियां अभी भी वहां थीं, लेकिन अब वे शिक्षक से मित्र जैसी लगने लगी थीं। उनकी यात्रा में मौन सा थी। अकबर ने अपना शेष जीवन एक ऐसे शासक के रूप में बिताया जिसने अपने आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच संतुलन स्थापित किया। उन्होंने एक विशाल और विविध साम्राज्य पर शासन किया, युद्ध लड़े और जीते, कानून बनाए और लागू किए, लेकिन साथ ही उन्होंने ज्ञान, कला और सभी धर्मों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दिया। उनकी महानता केवल उनकी सैन्य विजयों या प्रशासनिक सुधारों में नहीं थी, बल्कि उनकी उस अद्वितीय क्षमता में भी थी जिसने उन्हें भौतिक दुनिया की कठोर वास्तविकताओं को आध्यात्मिक सत्य की गहरी समझ के साथ एकीकृत करने में मदद की।
बहुत कम लोग, शायद बीरबल और अबुल फजल जैसे उनके सबसे करीबी सलाहकारों को छोड़कर, उस शांत प्रकाशमान दरबार के बारे में जानते थे जो रात में अकबर की आत्मा का मार्गदर्शन करता था। यह उनका रहस्य था, उनकी शक्ति का गुप्त स्रोत। जागृत दरबार की भव्यता दुनिया को दिखाई देती थी, लेकिन उस सम्राट की आत्मा की गहराई में एक और दरबार था, शांत, शाश्वत, जहां उन्होंने सीखा कि सच्चा शासन न केवल लोगों पर होता है, बल्कि स्वयं पर भी होता है, और सच्चा सत्य द्वैत से परे होता है। अकबर महान, जिन्होंने न केवल एक साम्राज्य पर शासन किया, बल्कि अपने अंतर्मन के विशाल विस्तार को भी खोजा, अपने सपनों के दरबार के साथ अपना संतुलन पाकर इतिहास में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान और अंतर्दृष्टि हमें उस जगह से मिलती है जहां हम इसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं, हमारे अपने ही सपनों की दुनिया से। महान मुगल सम्राट अकबर का दरबार फतेहपुर सीकरी की लाल पत्थरों वाली भव्य इमारतों के भीतर सदैव ज्ञान, शक्ति और कभी-कभी रहस्य का केंद्र रहा है। यहाँ देश विदेश से आए विद्वान, कलाकार, व्यापारी और याचिकाकर्ता अपनी किस्मत आजमाने या न्याय पाने आते थे। सम्राट अकबर अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और बीरबल जैसे रत्नों से सजे अपने दरबार के लिए जाने जाते थे। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाबी और लोगों के दिलों को पढ़ने की अद्भुत क्षमता के कारण सम्राट के सबसे विश्वसनीय सलाहकारों में से एक थे। फिर भी बीरबल की क्षमताएं भी सीमित थीं। वे लोगों के शब्दों के पीछे के अर्थ को समझते थे, उनके इरादों का अनुमान लगाते थे, लेकिन वे पूर्ण सत्य को नहीं जान सकते थे, वह सत्य जो विचारों, भावनाओं और छिपे हुए रहस्यों की गहराइयों में छिपा होता है। और फिर आई एक लड़की जो एक दूरदराज के छोटे से गांव से आई थी और जिसके पास एक ऐसी क्षमता थी जो बीरबल की कल्पना से भी परे थी। उसका नाम सत्यवती था। वह कोई जादूगरनी नहीं थी, न ही उसने कोई विशेष शिक्षा प्राप्त की थी। वह एक साधारण लड़की थी, शांत स्वभाव की, जिसकी आंखें गहरी और भेदी थीं, जैसे वे सतह के नीचे देख सकती हों। और वास्तव में वे देख सकती थीं। सत्यवती के जन्म के समय की कोई खास कहानी नहीं थी। वह एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुई थी। उसकी मां की मृत्यु उसे जन्म देते समय हो गई थी और उसके पिता एक कठोर, शांत व्यक्ति थे जो मुश्किल से ही बात करते थे। सत्यवती बचपन से ही थोड़ी अलग थी। वह कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो उसकी बातें अक्सर इतनी सटीक होती थीं कि लोग हैरान रह जाते थे। उसकी क्षमता पहली बार तब स्पष्ट हुई जब वह मुश्किल से 5 साल की थी। गांव के मुखिया की पत्नी का एक कीमती हार गुम हो गया था। गांव में खूब शोर मचा। कई लोगों पर शक किया गया, जिनमें सत्यवती के पिता भी शामिल थे। लोग गुस्से में थे और मुखिया के घर के बाहर जमा हो गए थे। तभी सत्यवती, जो भीड़ के किनारे खड़ी थी, अचानक बोली, हार तो जंगल के रास्ते में झाड़ियों में अटका है। वह बूढ़ी औरत जो हर सुबह लकड़ी लेने जाती है, उसने उसे गिरा दिया होगा। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सत्यवती के पिता, जो अपनी बेटी की विचित्र बातों के आदी थे, कुछ सोचने लगे। अगले दिन सुबह गांव का एक चरवाहा जंगल के रास्ते जा रहा था, तो उसने देखा कि झाड़ियों में कुछ चमक रहा है। उसने जांच की तो पाया कि वह मुखिया की पत्नी का हार था। जब उस बूढ़ी औरत से पूछा गया, तो उसने स्वीकार किया कि वह पिछले दिन उस रास्ते से जा रही थी और शायद गिरते गिरते उसका हाथ हार से टकरा गया होगा और वह गिर गया होगा। उसने झूठ नहीं बोला था, लेकिन उसे पता भी नहीं चला था कि हार कब गिरा। यह सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे सत्यवती बड़ी होती गई, उसकी क्षमता और मजबूत होती गई। वह केवल खोई हुई चीजें ही नहीं जानती थी। वह लोगों के मन के भीतर छिपे विचारों और भावनाओं को महसूस कर सकती थी। जब कोई झूठ बोलता था,
तो उसे उस व्यक्ति के चारों ओर एक धुंधलापन, एक अजीब सी विसंगति या शोर महसूस होता था जो सच्चाई के साथ नहीं होता था। जब कोई कुछ छिपाता था तो उसे उस रहस्य के चारों ओर एक भारीपन महसूस होता था। यह ऐसा था जैसे लोगों के विचार और भावनाएं, अच्छी या बुरी, उसके लिए अदृश्य रंग या आकार ले लेती थीं। यह क्षमता उसके लिए एक बोझ थी। वह जानती थी कि लोग क्या सोच रहे हैं, भले ही वे कुछ और कहें। वह जानती थी कि कौन ईमानदारी से बात कर रहा है और कौन धोखा दे रहा है। गांव के लोग उसे अजीब मानने लगे। वे उससे डरते थे। वे उससे दूर रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वह उनके सबसे गहरे राज जान लेती है। उसकी अकेली दुनिया और अकेली होती गई। कुछ साल बाद गांव के पास के एक शहर में एक बड़ा व्यापार मेला लगा। सत्यवती के पिता अपनी कुछ उपज बेचने गए और सत्यवती को भी साथ ले गए, इस उम्मीद में कि शायद यह बदलाव उसके मन को शांत करेगा। मेले में खूब भीड़ थी। सत्यवती लोगों की आवाजों और विचारों के शोर से अभिभूत थी। तभी उसने एक व्यापारी को देखा जो एक गरीब किसान से घोड़ा खरीद रहा था। व्यापारी बहुत मीठी बातें कर रहा था, घोड़े की तारीफ कर रहा था और एक अच्छी कीमत दे रहा था। लेकिन सत्यवती को व्यापारी के चारों ओर एक गहरा, काला धुंधलापन महसूस हुआ। वह जानती थी कि कुछ गलत है। वह जानती थी कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। वह अपने पिता के पास दौड़ी। पिताजी, उसने कहा, वह व्यापारी झूठ बोल रहा है। वह घोड़े के बारे में कुछ छिपा रहा है। उसके पिता ने उसे डांटा। चुप रहो, सत्यवती। लोगों के मामलों में दखल मत दो। लेकिन सत्यवती दृढ़ थी। उसने उस किसान को जाकर बताने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता था। अंत में उसने सीधे व्यापारी से कहा, उसकी आवाज छोटी लेकिन आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ थी, आप झूठ बोल रहे हैं। इस घोड़े को बीमारी है जिसे आप छिपा रहे हैं। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। वह गुस्से से चिल्लाया, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वह सत्यवती से छिपा नहीं था। किसान सतर्क हो गया। उसने घोड़े की और गहराई से जांच की और पाया कि घोड़ा वास्तव में बीमार था, एक ऐसी बीमारी जिसे छिपाना आसान था लेकिन जो घोड़े को जल्द ही मार देती। इस घटना से शहर में हंगामा मच गया। सत्यवती की कहानी फैल गई। लोग हैरान थे, भयभीत थे। कुछ ने उसे देवी का दूत कहा, कुछ ने शैतान का। खबर अंततः फतेहपुर सीकरी तक पहुंची, जहां सम्राट अकबर हमेशा असाधारण चीजों में रुचि रखते थे। उनके एक गुप्तचर ने इस सत्य जानने वाली लड़की की कहानी सम्राट और बीरबल को सुनाई। अकबर उत्सुक हो गए। उन्होंने सुना था कि लड़की किसी तरह लोगों के झूठ को पहचान सकती है। उनके दरबार में चापलूसी और धोखे की कोई कमी नहीं थी, और कभी-कभी सबसे बुद्धिमान मंत्री भी पूरी सच्चाई नहीं जान पाते थे। अकबर ने बीरबल को सत्यवती और उसके पिता को दरबार में लाने का आदेश दिया, सावधानी बरतने की सलाह दी कि लड़की को कोई नुकसान न पहुंचाए। बीरबल स्वयं भी उत्सुक थे। उन्होंने लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया था, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करना मुश्किल था जो सीधे तौर पर सत्य को जान सके। सत्यवती और उसके पिता दरबार में पहुंचे। विशाल महल, भव्य दरबारी, सम्राट अकबर की उपस्थिति, यह सब सत्यवती के लिए ओवरवेलमिंग था। लोगों के विचारों और भावनाओं का शोर यहाँ गांव या शहर के मेले से कहीं अधिक तीव्र था। वह लगभग डूब गई। अकबर ने सत्यवती को अपने सामने बुलाया। वह छोटी, पतली और डरी हुई लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही भेदी गहराई थी। बच्ची, अकबर ने कोमल आवाज में पूछा, हमें बताया गया है कि तुम लोगों के मन की बात जानती हो, उनका सच जानती हो।
क्या यह सच है? सत्यवती ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अकबर की आंखों से मिलीं। उसने अकबर के चारों ओर देखा, सत्ता का भार, न्याय करने की इच्छा, लेकिन साथ ही थोड़ी सी थकान और अकेलापन भी उसे महसूस हुआ। उसने बीरबल को देखा, तीव्र बुद्धि, वफादारी, लेकिन साथ ही एक चंचल मन और दुनिया के बारे में अनथीम जिज्ञासा। उसने दरबारियों को देखा, सम्मान, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, भय, विचारों और भावनाओं का एक बवंडर। जहां पनाह, सत्यवती की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे फुसफुसाहट, लेकिन पूरी तरह शांत और स्पष्ट। मैं सब कुछ नहीं जानती, लेकिन जब कोई सच नहीं बोलता तो मुझे पता चल जाता है। अकबर ने मुस्कुराने की कोशिश की। और तुम्हें कैसे पता चलता है? सत्यवती ने समझाने की कोशिश की। जैसे जैसे रंग बदल जाते हैं, या जैसे कोई बेसुरा गाना बजता है। जब लोग सच बोलते हैं तो वे स्पष्ट होते हैं। जब वे झूठ बोलते हैं तो वे धुंधले हो जाते हैं, और मुझे अजीब लगता है। दरबारी फुसफुसाने लगे। कुछ को लगा कि यह कोई चाल है, कुछ को लगा कि लड़की पागल है। बीरबल आगे बढ़े। उनकी आंखें सत्यवती पर टिकी थीं। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने जानबूझकर एक बात कही जो थोड़ी सच से परे थी। उन्होंने कहा, आज सुबह मौसम बहुत खुशनुमा था, और मैंने रास्ते में एक सुंदर मोर देखा जो नाच रहा था। वास्तव में मौसम थोड़ा उमस भरा था और उन्होंने कोई मोर नहीं देखा था। जैसे ही बीरबल ने यह कहा, सत्यवती थोड़ी सिकुड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके चेहरे पर हल्की परेशानी दिखाई दी। क्या हुआ, बच्ची? बीरबल ने पूछा। सत्यवती ने धीरे से आंखें खोलीं। आपने सब सच नहीं कहा, जनाब। मोर नहीं था। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने जानबूझकर छोटी सी बात कही थी, यह देखने के लिए कि क्या लड़की सचमुच पकड़ सकती है। और उसने पकड़ लिया था। अकबर हैरान थे। उन्होंने तय किया कि वे इस क्षमता का परीक्षण करेंगे। उन्होंने दरबार के एक दरबारी को बुलाया जो अपने सीधेपन के लिए जाना जाता था, लेकिन जिसके बारे में अफवाह थी कि वह शाही खजाने से छोटी मोटी चोरी करता था। अकबर ने उससे एक साधारण सवाल पूछा कि क्या उसने अपने सभी हिसाब किताब सही रखे हैं। दरबारी ने पूरे भरोसे से कसम खाई कि उसने सब कुछ ईमानदारी से किया है। जैसे ही दरबारी ने यह कहा, सत्यवती ने अचानक अपना मुंह ढक लिया, जैसे उसे कोई बुरी गंध आ रही हो, और खांसने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अकबर ने दरबारी को जाने का इशारा किया। उन्होंने सत्यवती से पूछा, क्या उसने झूठ बोला? सत्यवती अभी भी सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, जहांपनाह। बहुत सारा झूठ। अकबर ने तत्काल उस दरबारी के हिसाब किताब की गहन जांच का आदेश दिया। कुछ ही घंटों में पता चला कि उसने वास्तव में नियमित रूप से छोटी छोटी रकम का गबन किया था। यह स्पष्ट हो गया कि सत्यवती की क्षमता वास्तविक थी। अकबर उत्साहित थे, लेकिन दरबारी आतंकित थे। कल्पना कीजिए, एक ऐसी लड़की जो जानती है कि कौन झूठ बोल रहा है। दरबार की दुनिया, जो अक्सर आधे सच, कूटनीतिक झूठ और छिपे हुए इरादों पर चलती थी, हिल गई। दरबारी सत्यवती से बचने लगे। वे उससे आंखें मिलाने से डरते थे। वे उसके पास फुसफुसाने से भी डरते थे। हर कोई अपने छोटे बड़े झूठों के पकड़े जाने से भयभीत था। सत्यवती के लिए यह स्थिति बहुत मुश्किल थी। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वह बस सच को देख सकती थी, और यह दृष्टि उसके लिए अक्सर दर्दनाक होती थी, खासकर दरबार जैसे स्थान पर जहां झूठ और धोखे का जाल बुना हुआ था। लोगों का डर और दुश्मनी उसे और अकेला कर रही थी।
बीरबल ने स्थिति को देखा। वे सत्यवती की क्षमता से प्रभावित थे, लेकिन वे दरबार में बढ़ते हुए भय और असुविधा को भी समझते थे। उन्होंने देखा कि सत्यवती खुद भी कितनी अकेली और डरी हुई है। उन्होंने उससे बात करने का फैसला किया। वे एक दिन सत्यवती के पास गए, जब वह अपने पिता के साथ एक शांत दालान में बैठी थी। उसके पिता अभी भी चिंतित थे और इस नई खतरनाक दुनिया से परेशान थे। बीरबल ने उनके पिता को सम्मानपूर्वक थोड़ा दूर रहने का इशारा किया और सत्यवती के पास बैठ गए। सत्यवती, बीरबल ने कहा, उनकी आवाज बहुत कोमल और मित्रवत थी, जैसी वे बच्चों से बात करते समय इस्तेमाल करते थे। तुम्हारी क्षमता अद्भुत है। सत्यवती ने अपनी आंखें उठाईं। उसने बीरबल को देखा। उसे उनके चारों ओर एक स्पष्टता और सच्चाई का रंग महसूस हुआ, जो दरबार के अधिकांश लोगों में दुर्लभ था। हाँ, उनके मन में भी जटिलताएं थीं, विचार जो हमेशा सीधे नहीं थे, लेकिन कोई दुर्भावनापूर्ण झूठ या छिपा हुआ अंधेरा नहीं था। यह अद्भुत नहीं है, जनाब, सत्यवती ने कहा। यह अक्सर दुख देता है। लोग मुझसे डरते हैं। मुझे पता है, बीरबल ने कहा। लोग अक्सर उस चीज से डरते हैं जिसे वे समझते नहीं हैं। और सच्चाई कभी कभी असहज होती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास छिपाने के लिए कुछ है। पर मैं कुछ छिपाना नहीं चाहती, सत्यवती ने लगभग रोते हुए कहा। मैं बस चुपचाप रहना चाहती हूं। मुझे पता है, बीरबल ने कहा। लेकिन तुम्हारी क्षमता का उपयोग अच्छे के लिए किया जा सकता है। जहां पनाह न्यायप्रिय हैं और तुम्हारी क्षमता उन्हें सही न्याय करने में मदद कर सकती है। लेकिन यहां बहुत शोर है, सत्यवती ने कहा। लोगों के विचारों का शोर, झूठ का शोर। यह मुझे बीमार कर देता है। बीरबल ने उसकी बात सुनी। उन्होंने समझा कि सत्यवती की क्षमता एक बोझ थी, खासकर भीड़-भाड़ वाले और जटिल वातावरण में। उन्होंने यह भी समझा कि दरबार सत्यवती के लिए सही जगह नहीं थी, कम से कम जिस तरह से वह अभी थी। बीरबल ने अकबर से बात की। उन्होंने सत्यवती की अद्भुत क्षमता के बारे में बात की और कैसे इसका उपयोग न्याय और शासन में किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि यह क्षमता एक अभिशाप भी हो सकती है, खासकर सत्यवती जैसी युवा और संवेदनशील लड़की के लिए, और दरबार का वातावरण उसके लिए हानिकारक था। उन्होंने बताया कि कैसे दरबारी भयभीत हैं और कैसे सत्यवती खुद परेशान है। तो तुम क्या सुझाते हो, बीरबल, अकबर ने पूछा। उसकी क्षमता अद्वितीय है। हम उसे जाने नहीं दे सकते। लेकिन हम दरबार में यह डर और व्यवधान भी जारी नहीं रख सकते। बीरबल ने गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने सत्यवती की स्थिति के बारे में सोचा, दरबार की आवश्यकता के बारे में सोचा और सत्य की प्रकृति के बारे में सोचा। पूर्ण सत्य जानना एक बात थी, लेकिन क्या मनुष्य हमेशा पूर्ण सत्य को संभाल सकते हैं? क्या सामाजिक व्यवस्था के लिए कुछ स्तर की गोपनीयता और कूटनीति आवश्यक नहीं थी? बीरबल जानते थे कि मनुष्य जटिल प्राणी हैं, जो हमेशा अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करते, और कभी-कभी ऐसा करना विनाशकारी हो सकता है। बीरबल ने एक समाधान सुझाया। उन्होंने कहा कि सत्यवती को दरबार का नियमित सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। उसकी क्षमता इतनी शक्तिशाली और विघटनकारी थी कि इसे हर समय सक्रिय रखना अव्यावहारिक था। इसके बजाय बीरबल ने प्रस्ताव दिया कि सत्यवती को एक विशेष सत्य साक्षी का दर्जा दिया जाए। हम उसे एक सुरक्षित और शांत स्थान पर रखेंगे, जहां लोगों के विचारों का शोर उसे परेशान न करे, बीरबल ने समझाया। और जब भी कोई बहुत ही जटिल या महत्वपूर्ण मामला हो जहां सत्य छिपा हुआ लगे, जहां पनाह, उसे बुलवाएंगे।
केवल उस विशेष समय के लिए सत्यवती उस मामले से जुड़े लोगों के सत्य को देखने में हमारी मदद करेगी। एक बार मामला सुलझ जाने पर वह वापस अपने शांत स्थान पर लौट जाएगी। बीरबल ने आगे कहा, इस तरह हम उसकी क्षमता का उपयोग न्याय और सत्य को उजागर करने के लिए कर सकेंगे, लेकिन हम दरबार के दैनिक कामकाज में अनावश्यक व्यवधान और भय से बचेंगे। सत्यवती भी लोगों के निरंतर शोर से मुक्त रहेगी और केवल तभी अपनी क्षमता का उपयोग करेगी जब वास्तव में आवश्यकता हो। अकबर को यह विचार बुद्धिमानी भरा लगा। यह सत्यवती की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करता था, उसकी अद्वितीय क्षमता का उपयोग न्याय के लिए करता था और दरबार में व्यवस्था बनाए रखता था। उन्होंने बीरबल के सुझाव को स्वीकार कर लिया। सत्यवती के लिए महल के परिसर में एक शांत बगीचे के पास एक छोटा, आरामदायक घर बनवाया गया। उसे और उसके पिता को सभी आवश्यक चीजें प्रदान की गईं। सत्यवती को यह स्थान बहुत पसंद आया। यह दरबार की मुख्य भीड़भाड़ से दूर था और यहाँ वह लोगों के विचारों के निरंतर शोर से राहत महसूस करती थी। अब सत्यवती का जीवन एक नया स्वरूप ले चुका था। वह दरबार की दैनिक राजनीति का हिस्सा नहीं थी, लेकिन जब भी कोई ऐसा मामला आता था जो उलझा हुआ होता था, जहां झूठे गवाह होते थे या सबूतों को छिपाया जाता था, अकबर बीरबल को भेजते थे सत्यवती को बुलाने के लिए। बीरबल खुद सत्यवती के पास जाते थे। वे उसे अकेले या कुछ संबंधित व्यक्तियों के साथ एक शांत कमरे में ले जाते थे। फिर बीरबल धीरे से मामले का वर्णन करते थे और सत्यवती उन लोगों को देखती थी। वह उनके शब्दों को सुनती थी, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण वह उनके मन के भीतर के रंगों और शोर को देखती थी। कई बार एक सरल सा सवाल, जिसका जवाब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से हाँ या ना में देता था, सत्यवती के लिए उस व्यक्ति के भीतर झूठ के काले बादल या सच्चाई की स्पष्टता को प्रकट कर देता था। वह बोलती कम थी, अक्सर केवल एक शब्द या एक छोटा वाक्य, यह झूठ है या यह सच है या कुछ छिपा हुआ है। एक बार एक उच्च पदस्थ अधिकारी पर राजद्रोह का आरोप लगा। सबूत अप्रत्यक्ष थे और अधिकारी ने दृढ़ता से इनकार किया। मामला बहुत गंभीर था, क्योंकि यदि वह दोषी पाया जाता तो कई अन्य लोग भी प्रभावित होते, और यदि निर्दोष पाया जाता तो आरोप लगाने वाले की साख हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। अकबर असमंजस में थे। बीरबल सत्यवती को लाए। अधिकारी को सत्यवती के सामने खड़ा किया गया। उसने फिर से अपनी वफादारी और बेगुनाही की कसम खाई। सत्यवती उसे चुपचाप देखती रही। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, उसके शब्द रेशम की तरह चिकने हैं, जहां पनाह पर उनके पीछे आग जल रही है। वह आपसे डरता है और झूठ बोल रहा है। सत्यवती के शांत, दृढ़ कथन ने सब कुछ बदल दिया। अकबर ने आगे की जांच का आदेश दिया, इस बार सत्यवती की दिशा के आधार पर। जल्द ही अधिकारी के राजद्रोह के पुख्ता सबूत मिल गए और एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। सत्यवती की क्षमता ने न केवल दोषी को पकड़ा, बल्कि निर्दोषों को भी बचाया जो साजिश का शिकार होने वाले थे। एक और बार दो भाई एक जमीन के टुकड़े के मालिकाना हक को लेकर लड़ रहे थे। दोनों के पास दस्तावेज थे और दोनों अपनी कहानी को सच बता रहे थे। मामला वर्षों से चला आ रहा था। सत्यवती को बुलाया गया। उसने दोनों भाइयों को सुना, उनके दस्तावेजों को देखा। फिर उसने कहा, यह जमीन किसी और की है। इन दोनों के मन में लालच का अंधेरा है। असली मालिक बहुत पहले यहां से चला गया था और उसके कागज किसी पुरानी संदूक में बंद हैं। यह एक आश्चर्यजनक दावा था। दोनों भाई हैरान थे और इससे इनकार कर रहे थे, लेकिन अकबर ने सत्यवती की बात पर विश्वास किया। बीरबल को असली मालिक का पता लगाने और पुरानी संदूक खोजने का काम सौंपा गया।
लंबी खोज के बाद असली मालिक का पता चला, जो बहुत दूर एक गांव में गरीबी में जी रहा था, और उसे अपनी जमीन के मालिकाना हक के पुराने दस्तावेज उसी तरह की संदूक में मिले जैसे सत्यवती ने बताए थे। न्याय हुआ और दोनों भाइयों का लालच सबके सामने आ गया। सत्यवती सत्य साक्षी के रूप में एक अनमोल संसाधन बन गई। उसकी क्षमता का उपयोग दुर्लभ था, केवल सबसे कठिन मामलों में, लेकिन जब भी इसका उपयोग किया जाता था तो यह न्याय और सत्य को स्थापित करने में निर्णायक होता था। उसकी उपस्थिति ने दरबार में एक सूक्ष्म परिवर्तन भी लाया। दरबारी जानते थे कि एक ऐसी आत्मा है जो उनके झूठ को देख सकती है। यद्यपि वे दैनिक जीवन में झूठ बोलना बंद नहीं कर सकते थे, वे कम से कम बड़े और हानिकारक झूठ बोलने से सावधान रहने लगे। एक अदृश्य आँख उन पर थी जो केवल सत्य को पहचानती थी। सत्यवती स्वयं भी अपने जीवन में अधिक शांति पा गई थी। वह अभी भी लोगों के शोर के प्रति संवेदनशील थी, लेकिन अब उसे हर समय इसका सामना नहीं करना पड़ता था। वह अपने शांत घर में रहती, बगीचे में समय बिताती और केवल जब दरबार से बुलावा आता तो बाहर आती। बीरबल अक्सर उससे मिलने जाते थे, न केवल उसे दरबार ले जाने के लिए बल्कि उससे बात करने के लिए। बीरबल सत्यवती से मानव स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सीखते थे, खासकर सत्य और झूठ की जटिलताओं के बारे में। सत्यवती भी बीरबल पर भरोसा करती थी, क्योंकि वह उनके मन की स्पष्टता और उनकी सच्ची दयालुता को देख सकती थी। बीरबल ने सत्यवती को सिखाया कि उसकी क्षमता एक उपहार हो सकती है, भले ही वह एक बोझ जैसा महसूस हो। उन्होंने उसे समझाया कि सत्य हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह स्वतंत्रता लाता है। उन्होंने उसे यह भी समझाया कि मनुष्य केवल सत्य या झूठ से नहीं बने होते, बल्कि भावनाओं, विचारों और अनुभवों के एक जटिल मिश्रण से बने होते हैं, और उसकी क्षमता केवल एक पहलू को देखती है। यह दृष्टिकोण सत्यवती को अपनी क्षमता को बेहतर ढंग से समझने और स्वीकार करने में मदद करता था। सत्यवती ने कभी शादी नहीं की और उसने एकांत जीवन जिया। उसकी क्षमता ने उसे सामान्य सामाजिक जीवन से दूर रखा, लेकिन उसने उसे अकबर के साम्राज्य में न्याय के एक गुप्त स्तंभ के रूप में एक अनूठा स्थान दिया। वह सत्यवती के नाम से जानी जाने लगी, जिसका अर्थ है सत्य की अधिकारी। अकबर के शासनकाल के अंत तक सत्यवती बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी क्षमता शायद थोड़ी कम तीव्र हो गई थी, या शायद वह लोगों के शोर को संभालने में अधिक कुशल हो गई थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो अकबर और बीरबल ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक ऐसी आत्मा खो दी थी जो इस दुनिया के छलकपट में भी सत्य की स्पष्टता देख सकती थी। सत्यवती की कहानी अकबर के दरबार की कई रहस्यमय कहानियों में से एक बन गई। बीरबल और वह लड़की जो सबका सच जानती थी, उनकी साझेदारी ने दिखाया कि सत्य को उजागर करने के तरीके कई हो सकते हैं, और कभी-कभी सबसे शक्तिशाली अंतर्दृष्टि सबसे अप्रत्याशित स्रोतों से आती है। सत्यवती ने दरबार को सिखाया कि यद्यपि पूर्ण सत्य को हर समय जीना या सुनना मुश्किल हो सकता है, इसकी उपस्थिति भले ही केवल एक शांत साक्षी के रूप में हो, भी लोगों और शासन को बेहतर बना सकती है। उसकी कहानी इस विचार की पुष्टि करती है कि जहां कहीं भी न्याय और विवेक का वास होता है, वहां सत्य के लिए एक स्थान अवश्य होना चाहिए, भले ही वह स्थान कितना भी शांत या अदृश्य क्यों न हो। और इस प्रकार सत्यवती, सत्य की शांत साक्षी, अकबर के महान दरबार की एक अविस्मरणीय यद्यपि मौन हिस्सा बन गई। महान मुगल सम्राट अकबर का दरबार फतेहपुर सीकरी में स्थित सदैव ज्ञान, शक्ति और कभी-कभी मानव स्वभाव की विचित्रताओं पर आधारित चर्चाओं से गूंजता रहता था। सम्राट स्वयं अत्यंत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और लोगों के स्वभाव के प्रति गहन जिज्ञासु थे। उनके नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध राजा बीरबल अपनी असाधारण बुद्धि, तर्क और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे।
बीरबल के पास कठिन से कठिन समस्या का सरल समाधान और मानव मन की जटिलताओं को समझने की अद्भुत क्षमता थी। एक दिन दरबार में जीवन और बुद्धिमत्ता पर चर्चा चल रही थी। विभिन्न विद्वान और दरबारी अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। किसी ने मानव की महानता के बारे में बात की, किसी ने उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में। तभी एक युवा दरबारी, शायद थोड़ी कम समझदारी वाला, बोला, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे अद्भुत चीज मनुष्य की बुद्धि है। हम पशुओं से श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम सोच सकते हैं, योजना बना सकते हैं। उसकी बात सुनकर कुछ लोग सहमत हुए, लेकिन अकबर के चेहरे पर एक विचारशील भाव आया। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, बुद्धि महान है, लेकिन क्या मनुष्य हमेशा अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है? क्या कभी कभी उसकी बुद्धि ही उसे मूर्खता की ओर नहीं ले जाती? दरबारी चुप हो गए। अकबर ने आगे कहा, हमने ज्ञानियों और बुद्धिमानों की बातें बहुत सुनी हैं, लेकिन क्या हमने कभी सच्चे मूर्खों को समझने की कोशिश की है? वे कौन हैं? क्या उनकी मूर्खता जन्मजात होती है या वे इसे अर्जित करते हैं? और इस विशाल साम्राज्य में जहां लाखों लोग रहते हैं, उनमें से सबसे मूर्ख कौन होगा? यह एक विचित्र प्रश्न था। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मूर्खों को कौन गिनता है? और सबसे मूर्ख कौन है, यह कौन तय कर सकता है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में एक चुनौती थी। तुम लोगों के मर्म को समझते हो। तुम्हारी आंखें छिपी हुई सच्चाई को देख सकती हैं। मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूं। इस साम्राज्य में जाओ, लोगों से मिलो, उनकी बातें सुनो, उनके काम देखो, और मेरे लिए उस व्यक्ति को खोज कर लाओ जो तुम्हारी दृष्टि में इस पूरे साम्राज्य में सबसे मूर्ख हो। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह कैसा काम था? सबसे मूर्ख व्यक्ति को खोजना। यह असंभव लग रहा था। मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती, और कौन कह सकता है कि एक की मूर्खता दूसरे से बड़ी है? लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने सम्राट के आदेश को स्वीकार करने के लिए सिर झुकाया। जहां पनाह का हुक्म सर आंखों पर। मैं आपके लिए सबसे मूर्ख व्यक्ति को खोजने का प्रयास करूंगा। अगले दिन बीरबल एक साधारण यात्री का वेश धारण कर फतेहपुर सीकरी से निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ केवल एक वफादार सेवक लिया। उनकी यह यात्रा ज्ञान की नहीं, बल्कि मूर्खता की खोज की यात्रा थी, मानव स्वभाव के उस पहलू की खोज जिसने सम्राट की जिज्ञासा जगाई थी। बीरबल ने कई दिन यात्रा की। वे शहरों से गुजरे, गांवों में रुके, बाजारों में घूमे और राहगीरों से मिले। उन्होंने लोगों की बातें सुनी, उनके व्यवहार का अवलोकन किया। वे हर ऐसे व्यक्ति पर ध्यान दे रहे थे जो अपनी मूर्खता के लिए जाना जाता था या जो मूर्खतापूर्ण काम करता हुआ दिखाई देता था। उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्हें आम लोग मूर्ख मानते थे। एक गांव में उन्होंने एक आदमी को देखा जो तेज धूप में कुएं के किनारे बैठकर पानी निकालने के लिए रस्सी से एक पत्थर बांध रहा था। बीरबल ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। आदमी ने समझाया कि उसने सुना है कि कुआं बहुत गहरा है और बाल्टी नीचे तक पहुंचने से पहले ही रस्सी खत्म हो जाती है। इसलिए वह बाल्टी को वजनी बनाने के लिए उसमें पत्थर बांध रहा है ताकि वह आसानी से नीचे जा सके। बीरबल ने उसे समझाने की कोशिश की कि बाल्टी खाली होने पर भी वह पानी में डूब जाएगी और वजनी बनाने से सिर्फ उसे खींचना और मुश्किल होगा, लेकिन आदमी मानने को तैयार नहीं था। वह अपनी ही बुद्धि पर अड़ा था। बीरबल ने सोचा, यह मूर्ख है, इसमें कोई शक नहीं। आगे एक शहर में उन्होंने एक व्यापारी को देखा जिसने अपना सारा पैसा एक ऐसे व्यापार में लगा दिया था जिसका कोई भविष्य नहीं था।
केवल इसलिए क्योंकि उसके एक दोस्त ने उसे बताया था कि इससे वह रातों रात अमीर बन जाएगा। व्यापारी ने किसी की सलाह नहीं मानी थी, यहाँ तक कि उन अनुभवी व्यापारियों की भी नहीं जिन्होंने उसे आगाह किया था। जब बीरबल उससे मिले तो व्यापारी कंगाल हो चुका था और अपनी किस्मत को कोस रहा था, लेकिन फिर भी वह उस दोस्त की अगली महान योजना सुनने के लिए तैयार था। बीरबल ने सोचा, यह भी मूर्ख है जो सीखने से इनकार करता है। एक और गांव में उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जो एक पेड़ की शाखा पर बैठा था और उसी शाखा को अपनी नीचे से काट रहा था। बीरबल ने दूर से उसे देखा और चिल्लाया, ए भाई, सावधान! जिस शाखा पर तुम बैठे हो उसी को काट रहे हो, तुम गिर जाओगे। आदमी ने बीरबल की बात सुनकर ऊपर देखा और मुस्कुराया, जैसे वह किसी बेवकूफ को सुन रहा हो। उसने काटना जारी रखा। कुछ ही पल में शाखा टूटी और वह धड़ाम से नीचे गिरा। वह दर्द से कराह रहा था, लेकिन जब बीरबल उसके पास पहुंचे और पूछा कि क्या उसे चोट लगी, तो उसने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गिरने वाला हूं? क्या तुम कोई जादूगर हो? बीरबल ने सोचा, यह मूर्ख नहीं, महामूर्ख है, जिसे साफ दिख रही चीज भी समझ नहीं आती। बीरबल ने ऐसे कई लोगों से मुलाकात की। एक आदमी जो अपनी पगड़ी को सिर के बजाय पैरों में बांधता था, यह सोचकर कि यह उसके पैरों को गर्म रखेगी। एक महिला जो अपने घर का सारा अनाज बेचकर पंखों का एक बड़ा ढेर खरीद लाई थी, यह सोचकर कि पंखों से वह हवा में उड़ सकेगी। एक किसान जिसने अपनी सबसे उपजाऊ जमीन पर नमक बो दिया था, क्योंकि किसी ने उसे बताया था कि नमक सफेद और कीमती होता है, तो उसकी फसल भी कीमती होगी। हर मुलाकात के बाद बीरबल अपने सेवक से चर्चा करते थे। सेवक उन लोगों को देखकर हंसता था और उन्हें मूर्ख कहता था। बीरबल सहमत होते थे, लेकिन फिर सोचते थे, क्या इनमें से कोई सबसे मूर्ख है, या इससे भी बड़ा मूर्ख कहीं और छिपा है? बीरबल को एहसास हुआ कि मूर्खता के कई रूप हैं। कुछ लोग अज्ञानता के कारण मूर्ख होते हैं, कुछ गलत धारणाओं के कारण, कुछ लालच के कारण, कुछ जिद के कारण और कुछ बस सामान्य ज्ञान की कमी के कारण। लेकिन सबसे मूर्ख को कैसे मापा जाए? क्या मूर्खता वह है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाए, या वह जो सबसे ज्यादा हास्यास्पद हो, या वह जो सबसे ज्यादा अडिग हो? बीरबल ने अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने कई हफ्तों तक साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। उन्होंने अपनी सूची में कई मूर्खों के नाम और उनके कारनामे दर्ज किए। लेकिन जैसे जैसे उनकी सूची बढ़ती गई, उन्हें यह तय करना और भी मुश्किल लगने लगा कि इनमें से सबसे मूर्ख कौन है। हर कोई अपनी जगह पर अनूठा मूर्ख था। जब बीरबल की यात्रा को 2 महीने बीत गए, तब तक वे थक चुके थे। उन्होंने दर्जनों मूर्खतापूर्ण कहानियां इकट्ठा की थीं, लेकिन उन्हें वह एक व्यक्ति नहीं मिला था जिसे वे कॉन्फिडेंटली सबसे मूर्ख कह सकें। उन्हें लगा कि शायद यह कार्य असंभव है। उन्होंने वापस फतेहपुर सीकरी लौटने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने आखिरी बार लोगों का अवलोकन किया, यह सोचने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मिस कर दिया है। जब वे शहर के पास पहुंचे तो उन्होंने एक और विचित्र दृश्य देखा। एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ था और अपने हाथों से जमीन को खरोंच रहा था, जैसे कुछ खोज रहा हो। उसके माथे पर पसीना था और वह बहुत परेशान दिख रहा था। बीरबल उसके पास गए। भाई, बीरबल ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? जमीन पर ऐसे क्यों लेटे हो? आदमी ने ऊपर देखा। उसकी आंखें हताश थीं। मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रहा हूं, जनाब। मेरी सोने की अंगूठी खो गई है। अंगूठी खो गई है? बीरबल ने पूछा। और तुम उसे यहां क्यों ढूंढ रहे हो?
क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा रोशनी है, आदमी ने जवाब दिया। बीरबल ने चारों ओर देखा। वे शहर के प्रवेश द्वार के पास थे, जहां एक मशाल जल रही थी। लेकिन यह जगह खुली हुई थी और उसके पास पेड़, घर या ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां अंगूठी आसानी से गिर सके। लेकिन क्या तुम्हारी अंगूठी यहीं गिरी थी? बीरबल ने पूछा। आदमी ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, नहीं। अंगूठी तो वहां गिरी थी, उस गली के नुक्कड़ पर, जहां बहुत अंधेरा है। उसने कुछ दूरी पर स्थित एक संकरी अंधेरी गली की ओर इशारा किया। बीरबल हैरान रह गए। तुम्हारी अंगूठी अंधेरी गली में गिरी है और तुम उसे यहां, जहां रोशनी है, ढूंढ रहे हो। यह कैसी मूर्खता है? आदमी ने मासूमियत से कहा, जनाब, वहां अंधेरा है। मैं अंधेरे में कैसे ढूंढूंगा? यहां रोशनी है, इसलिए मैं यहां ढूंढ रहा हूं। बीरबल कुछ देर उस आदमी को देखते रहे। उसे अपनी अंगूठी कहाँ गिरी थी यह पता था, फिर भी वह उसे एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां उसे ढूंढना आसान था, भले ही अंगूठी वहां थी ही नहीं। यह मूर्खता का एक नया स्तर था, समस्या का मूल कारण जानने के बावजूद समाधान को सुविधाजनक लेकिन गलत जगह पर खोजना। बीरबल ने इस आदमी को अपनी सूची में शामिल किया। उन्होंने सोचा, यह आदमी निश्चित रूप से सबसे मूर्खों में से एक है। वह जानता है कि उसे क्या ढूंढना है और कहां से शुरू करना है, फिर भी वह अपनी सहूलियत के लिए गलत जगह प्रयास कर रहा है। यह कई पढ़े लिखे और कथित तौर पर समझदार लोगों से भी ज्यादा मूर्खता है। अंततः बीरबल फतेहपुर सीकरी पहुंचे। दरबार लगा हुआ था और अकबर बीरबल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरबारी उत्सुक थे। क्या बीरबल सचमुच सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ लाए थे? बीरबल ने अकबर के सामने झुककर सलाम किया। जहां पनाह, उन्होंने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करके वापस आ गया हूं। तो बीरबल, अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें मिल गया वह व्यक्ति जो हमारे साम्राज्य में सबसे मूर्ख है? हाँ जहां पनाह, बीरबल ने जवाब दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सांस रोककर बीरबल को देख रहा था। बीरबल ने अपनी यात्रा के दौरान मिले कुछ लोगों का वर्णन करना शुरू किया। कुएं में पत्थर बांधने वाला आदमी, कंगाल व्यापारी, पेड़ की शाखा काटने वाला आदमी, पंखों से उड़ने की कोशिश करने वाली महिला, नमक बोने वाला किसान और अंत में अंगूठी को अंधेरी गली के बजाय रोशनी में ढूंढने वाला आदमी। उन्होंने प्रत्येक की मूर्खता के बारे में बताया और कैसे प्रत्येक अपने तरीके से अद्वितीय था। ये सब निश्चित रूप से मूर्ख हैं, बीरबल, अकबर ने कहा। लेकिन इनमें से सबसे मूर्ख कौन है? क्या तुम उसे साथ लाए हो? नहीं जहांपनाह, बीरबल ने धीरे से कहा। मैं उसे साथ नहीं लाया। दरबारी फिर से फुसफुसाने लगे। अगर वह उसे साथ नहीं लाए तो क्या उन्होंने उसे वास्तव में ढूंढ लिया था? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। जहांपनाह, मैंने इन सभी लोगों की मूर्खता का अध्ययन किया। प्रत्येक अपनी दुनिया में अपनी सीमित समझ में मूर्ख था। लेकिन जब मैंने सबसे मूर्ख के बारे में सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी मूर्खता अक्सर वह होती है जो हमारे पास होती है, जिसे हम पहचान नहीं पाते या जिसे हम अनदेखा करते हैं, भले ही वह स्पष्ट हो। उन्होंने एक पल के लिए रुके, अपनी बात का प्रभाव देखने के लिए। अकबर ध्यान से सुन रहे थे और मुझे एहसास हुआ, जहांपनाह, बीरबल ने धीरे धीरे स्पष्ट आवाज में कहा, कि सबसे मूर्ख व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति है जिसने मुझे यह काम सौंपा था। पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारी दहशत में बीरबल को देखने लगे। क्या बीरबल सम्राट को मूर्ख कह रहे थे? यह तो राजद्रोह था। अकबर की भौहें तन गईं,
लेकिन उनके चेहरे पर आश्चर्य के साथ साथ थोड़ी उत्सुकता भी थी। क्या तुम मुझे सबसे मूर्ख कह रहे हो, बीरबल? इसकी क्या वजह है? बीरबल शांत और अडिग खड़े रहे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आपने मुझे एक ऐसा काम सौंपा जो परिभाषा के अनुसार असंभव है। आपने मुझे एक विशाल साम्राज्य में सबसे मूर्ख व्यक्ति को खोजने के लिए भेजा। मूर्खता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। यह हर व्यक्ति में अलग अलग रूप में होती है। एक गांव का अनपढ़ आदमी अपने गांव के संदर्भ में मूर्ख हो सकता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा दरबारी दरबार की दुनिया में अपने ज्ञान या शक्ति का गलत इस्तेमाल करके उससे भी बड़ी मूर्खता कर सकता है। आपने मुझे एक ऐसी चीज खोजने के लिए भेजा जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई माप नहीं है और जिसकी पहचान केवल व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। बीरबल ने आगे समझाया, यह उस आदमी की तरह है जो अपनी अंगूठी अंधेरी गली में खोता है और उसे रोशनी में ढूंढता है। मैंने मूर्खता को एक विशाल अथाह अंधेरे में खोया था और आप चाहते थे कि मैं उसे सीमित रोशनी में ढूंढूं। एक सम्राट के पास करने के लिए लाखों महत्वपूर्ण काम होते हैं, न्याय करना, शासन चलाना, अपनी प्रजा की देखभाल करना। इन सब जरूरी कामों को छोड़कर मुझे सबसे मूर्ख जैसी चीज खोजने के लिए भेजना, यह उस शक्ति का ऐसा उपयोग है जो सबसे ज्यादा निरर्थक और बिना किसी निश्चित परिणाम वाला था। इस प्रकार जिस कार्य में कोई निश्चितता न हो, जिसे पूरा करना असंभव हो और जो सम्राट के बहुमूल्य समय और संसाधनों को व्यर्थ करे, ऐसा कार्य सौंपना मेरी विनम्र राय में सबसे बड़ी मूर्खता थी। बीरबल ने एक पल के लिए रुके, फिर कहा, और यदि जहां पनाह की आज्ञा का पालन करना, यह जानते हुए शायद यह कार्य असंभव है। उन्होंने वापस फतेहपुर सीकरी लौटने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने आखिरी बार लोगों का अवलोकन किया, यह सोचने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मिस कर दिया है। जब वे शहर के पास पहुंचे तो उन्होंने एक और विचित्र दृश्य देखा। एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ था और अपने हाथों से जमीन को खरोंच रहा था, जैसे कुछ खोज रहा हो। उसके माथे पर पसीना था और वह बहुत परेशान दिख रहा था। बीरबल उसके पास गए। भाई, बीरबल ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? जमीन पर ऐसे क्यों लेटे हो? आदमी ने ऊपर देखा। उसकी आंखें हताश थीं। मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रहा हूं, जनाब। मेरी सोने की अंगूठी खो गई है। अंगूठी खो गई है? बीरबल ने पूछा। और तुम उसे यहां क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा रोशनी है, आदमी ने जवाब दिया। बीरबल ने चारों ओर देखा। वे शहर के प्रवेश द्वार के पास थे, जहां एक मशाल जल रही थी। लेकिन यह जगह खुली हुई थी और उसके पास पेड़, घर या ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां अंगूठी आसानी से गिर सके। लेकिन क्या तुम्हारी अंगूठी यहीं गिरी थी? बीरबल ने पूछा। आदमी ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, नहीं। अंगूठी तो वहां गिरी थी, उस गली के नुक्कड़ पर, जहां बहुत अंधेरा है। उसने कुछ दूरी पर स्थित एक संकरी अंधेरी गली की ओर इशारा किया। बीरबल हैरान रह गए। तुम्हारी अंगूठी अंधेरी गली में गिरी है और तुम उसे यहां, जहां रोशनी है, ढूंढ रहे हो। यह कैसी मूर्खता है? आदमी ने मासूमियत से कहा, जनाब, वहां अंधेरा है। मैं अंधेरे में कैसे ढूंढूंगा? यहां रोशनी है, इसलिए मैं यहां ढूंढ रहा हूं। बीरबल कुछ देर उस आदमी को देखते रहे। उसे अपनी अंगूठी कहाँ गिरी थी यह पता था, फिर भी वह उसे एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां उसे ढूंढना आसान था, भले ही अंगूठी वहां थी ही नहीं। यह मूर्खता का एक नया स्तर था, समस्या का मूल कारण जानने के बावजूद समाधान को सुविधाजनक लेकिन गलत जगह पर खोजना।
बीरबल ने इस आदमी को अपनी सूची में शामिल किया। उन्होंने सोचा, यह आदमी निश्चित रूप से सबसे मूर्खों में से एक है। वह जानता है कि उसे क्या ढूंढना है और कहां से शुरू करना है, फिर भी वह अपनी सहूलियत के लिए गलत जगह प्रयास कर रहा है। यह कई पढ़े लिखे और कथित तौर पर समझदार लोगों से भी ज्यादा मूर्खता है। अंततः बीरबल फतेहपुर सीकरी पहुंचे। दरबार लगा हुआ था और अकबर बीरबल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरबारी उत्सुक थे। क्या बीरबल सचमुच सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ लाए थे? बीरबल ने अकबर के सामने झुककर सलाम किया। जहां पनाह, उन्होंने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करके वापस आ गया हूं। तो बीरबल, अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें मिल गया वह व्यक्ति जो हमारे साम्राज्य में सबसे मूर्ख है? हाँ जहां पनाह, बीरबल ने जवाब दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सांस रोककर बीरबल को देख रहा था। बीरबल ने अपनी यात्रा के दौरान मिले कुछ लोगों का वर्णन करना शुरू किया। कुएं में पत्थर बांधने वाला आदमी, कंगाल व्यापारी, पेड़ की शाखा काटने वाला आदमी, पंखों से उड़ने की कोशिश करने वाली महिला, नमक बोने वाला किसान और अंत में अंगूठी को अंधेरी गली के बजाय रोशनी में ढूंढने वाला आदमी। उन्होंने प्रत्येक की मूर्खता के बारे में बताया और कैसे प्रत्येक अपने तरीके से अद्वितीय था। ये सब निश्चित रूप से मूर्ख हैं, बीरबल, अकबर ने कहा। लेकिन इनमें से सबसे मूर्ख कौन है? क्या तुम उसे साथ लाए हो? नहीं जहां पनाह, बीरबल ने धीरे से कहा। मैं उसे साथ नहीं लाया। दरबारी फिर से फुसफुसाने लगे। अगर वह उसे साथ नहीं लाए तो क्या उन्होंने उसे वास्तव में ढूंढ लिया था? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। जहां पनाह, मैंने इन सभी लोगों की मूर्खता का अध्ययन किया। प्रत्येक अपनी दुनिया में, अपनी सीमित समझ में मूर्ख था। लेकिन जब मैंने सबसे मूर्ख के बारे में सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी मूर्खता अक्सर वह होती है जो हमारे पास होती है, जिसे हम पहचान नहीं पाते या जिसे हम अनदेखा करते हैं, भले ही वह स्पष्ट हो। उन्होंने एक पल के लिए रुके, अपनी बात का प्रभाव देखने के लिए। अकबर ध्यान से सुन रहे थे और मुझे एहसास हुआ, जहां पनाह, बीरबल ने धीरे धीरे स्पष्ट आवाज में कहा, कि सबसे मूर्ख व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति है जिसने मुझे यह काम सौंपा था। पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारी दहशत में बीरबल को देखने लगे। क्या बीरबल सम्राट को मूर्ख कह रहे थे? यह तो राजद्रोह था। अकबर की भौहें तन गईं, लेकिन उनके चेहरे पर आश्चर्य के साथ साथ थोड़ी उत्सुकता भी थी। क्या तुम मुझे सबसे मूर्ख कह रहे हो, बीरबल? इसकी क्या वजह है? बीरबल शांत और अडिग खड़े रहे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आपने मुझे एक ऐसा काम सौंपा जो परिभाषा के अनुसार असंभव है। आपने मुझे एक विशाल साम्राज्य में सबसे मूर्ख व्यक्ति को खोजने के लिए भेजा। मूर्खता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। यह हर व्यक्ति में अलग अलग रूप में होती है। एक गांव का अनपढ़ आदमी अपने गांव के संदर्भ में मूर्ख हो सकता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा दरबारी दरबार की दुनिया में अपने ज्ञान या शक्ति का गलत इस्तेमाल करके उससे भी बड़ी मूर्खता कर सकता है। आपने मुझे एक ऐसी चीज खोजने के लिए भेजा जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई माप नहीं है और जिसकी पहचान केवल व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। बीरबल ने आगे समझाया, यह उस आदमी की तरह है जो अपनी अंगूठी अंधेरी गली में खोता है और उसे रोशनी में ढूंढता है। मैंने मूर्खता को एक विशाल अथाह अंधेरे में खोया था और आप चाहते थे कि मैं उसे सीमित रोशनी में ढूंढूं। एक सम्राट के पास करने के लिए लाखों महत्वपूर्ण काम होते हैं, न्याय करना, शासन चलाना, अपनी प्रजा की देखभाल करना।
इन सब जरूरी कामों को छोड़कर मुझे सबसे मूर्ख जैसी चीज खोजने के लिए भेजना। यह उस शक्ति का ऐसा उपयोग है जो सबसे ज्यादा निरर्थक और बिना किसी निश्चित परिणाम वाला था। इस प्रकार जिस कार्य में कोई निश्चितता न हो, जिसे पूरा करना असंभव हो और जो सम्राट के बहुमूल्य समय और संसाधनों को व्यर्थ करे, ऐसा कार्य सौंपना मेरी विनम्र राय में सबसे बड़ी मूर्खता थी। बीरबल ने एक पल के लिए रुके, फिर कहा, और यदि जहांपनाह की आज्ञा का पालन करना, यह जानते हुए भी कि वह कार्य असंभव और निरर्थक है, मूर्खता है, तो उस कार्य को करने के लिए निकलने वाला मैं आपका सेवक बीरबल भी उस मूर्खता में भागीदार हूं। शायद हम दोनों उस मूर्खता में साझेदार हैं। जहांपना। दरबार में गहरा सन्नाटा था। दरबारियों की सांसें रुकी हुई थीं। किसी ने कभी भी बीरबल को इस तरह से सम्राट को जवाब देते नहीं सुना था। फिर धीरे धीरे अकबर के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। यह मुस्कान गुस्से की नहीं, बल्कि समझ और आनंद की थी। वे बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनके साहस से प्रभावित थे। बीरबल ने न केवल उनके प्रश्न का उत्तर दिया था, बल्कि उन्हें एक गहरा सबक भी सिखाया था। अकबर जोर से हंसे। उनकी हंसी से दरबार गूंज उठा। दरबारी हैरान थे। बीरबल, अकबर ने कहा, उनकी आवाज में खुशी थी। तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे नवरत्नों में सबसे अनमोल क्यों हो। तुमने मुझे एक ऐसे प्रश्न में उलझा दिया था जिसका कोई सीधा उत्तर नहीं था, और तुमने मुझे ही उसका सबसे उपयुक्त उत्तर बना दिया। अकबर ने आगे कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। सबसे बड़ी मूर्खता अक्सर अपनी ही अज्ञानता या निरर्थक परस्यूट्स में होती है, खासकर जब हमारे पास बेहतर करने की क्षमता हो। एक सम्राट के लिए अपनी शक्ति और समय का निरर्थक कार्यों में उपयोग करना निश्चित रूप से एक बड़ी मूर्खता है। और तुम्हारा इस असंभव काम को बिना सवाल किए स्वीकार करना शायद यह दिखाता है कि आज्ञाकारिता कभी कभी तर्क से परे हो सकती है। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल को उनके विवेक और बुद्धिमत्ता के लिए पुरस्कृत किया जाए। उन्होंने उस दिन से कभी भी ऐसे अमूर्त और निरर्थक कार्य नहीं सौंपे। उन्होंने बीरबल के सबक को याद रखा कि सबसे बड़ी मूर्खता अक्सर बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है, और उसे पहचानना ही सच्ची बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। बीरबल ने उस दिन साबित कर दिया कि सत्य और बुद्धिमत्ता किसी भी पद या शक्ति से ऊपर होते हैं, और यह कि सबसे गहरी सच्चाई कभी कभी सबसे अप्रत्याशित और साहसिक तरीकों से प्रकट होती है। और इस प्रकार बीरबल और अकबर के दरबार की कहानियों में एक और कहानी जुड़ गई। वह कहानी जब बीरबल ने बताया कि इस विशाल साम्राज्य में सबसे मूर्ख कौन है, और उस उत्तर ने सम्राट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। महान मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी भव्यता, बुद्धिमत्ता और कभी कभी अप्रत्याशित घटनाओं के लिए जाना जाता था। फतेहपुर सीकरी की लाल पत्थरों वाली इमारतें, ज्ञानियों, कलाकारों और शक्तिशाली योद्धाओं से भरा दरबार यह साम्राज्य का हृदय था। सम्राट अकबर स्वयं न्यायप्रिय और जिज्ञासु थे, और उनके नवरत्नों में सबसे चमकीला सितारा थे राजा बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी, तर्कशक्ति और लोगों के मर्म को समझने की क्षमता अद्वितीय थी। दरबार में हर तरह के मामले आते थे। व्यापारिक विवाद, भूमि के झगड़े, पारिवारिक कलह, और कभी कभी ऐसे विचित्र मामले भी जो किसी ने सुने न हो। ऐसा ही एक दिन था जब दरबार अपने पूरे वैभव के साथ लगा हुआ था। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दरबारी, मंत्री और याचिकाकर्ता अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। बीरबल सम्राट के पास बैठे थे, ध्यान से कार्यवाही सुन रहे थे। तभी द्वारपालों के बीच एक अजीबोगरीब हलचल हुई। एक बूढ़ा दरबान हांफता हुआ अंदर आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने झुककर सलाम किया और कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह। जहांपनाह, बाहर। बाहर एक बकरी आई है। वह अंदर आना चाहती है, और
दरबारी फुसफुसाने लगे। एक बकरी दरबार में? यह क्या मजाक है? अकबर की भौहें तन गईं। एक बकरी दरबार में आना चाहती है? यह क्या बकवास है? दरबान ने और भी कांपते हुए कहा, जहांपनाह, वह सामान्य बकरी नहीं लगती। वह घायल है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वह कुछ कहना चाहती है। और वह किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह द्वार पर खड़ी है और अंदर आने के लिए जोर लगा रही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, शायद वह कोई खास फरियाद लेकर आई हो। पशुओं के पास भी कभी कभी इंसानों से ज्यादा समझदारी होती है। दरबारी हंसने लगे। एक बकरी फरियाद लेकर आई है? बीरबल भी कमाल करते हैं। लेकिन अकबर बीरबल की बातों को गंभीरता से लेते थे। उन्होंने देखा कि बीरबल की आंखों में उत्सुकता है, मजाक नहीं। अकबर ने आज्ञा दी, ठीक है। उस बकरी को अंदर लाओ। देखते हैं यह क्या माजरा है। द्वारपाल झिझकते हुए बाहर गए और थोड़ी देर बाद उन्होंने सचमुच एक बकरी को दरबार में लाया। यह कोई आम बकरी नहीं थी। वह दुबली पतली थी, उसके खुरों पर मिट्टी लगी थी और उसके पेट पर एक गहरा घाव था जिससे हल्का खून बह रहा था। सबसे विचित्र बात यह थी कि उसकी बड़ी काली आंखें इधर-उधर नहीं भटक रही थीं जैसे किसी जानवर की होती हैं। वे सीधे सम्राट अकबर के सिंहासन की ओर देख रही थीं और उनमें सचमुच एक दर्द और जैसे कोई मुख अपील भरी हुई थी। बकरी धीमी गति से चली, किसी भी दरबारी से डरे बिना। वह सीधे दरबार के केंद्र तक आई और अकबर के सिंहासन के सामने रुक गई। वह कोई आवाज नहीं कर रही थी, बस खड़ी थी और अपनी घायल अवस्था और अपनी आंखों से अपनी कहानी कह रही थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग उस अजीबोगरीब जानवर को देख रहे थे जिसने मुगल सम्राट के दरबार में प्रवेश करने का साहस किया था। अकबर भी विस्मित थे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। बकरी ने एक बार जोर से मैं किया और फिर लड़खड़ाकर गिर गई, जैसे उसकी आखिरी शक्ति भी समाप्त हो गई हो। बीरबल तुरंत उठ खड़े हुए। वे बकरी के पास गए। उन्होंने सावधानी से उसकी जांच की। घाव गहरा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी धारदार चीज से मारा गया है। उन्होंने देखा कि बकरी के गले में एक पुरानी साधारण रस्सी बंधी हुई थी, जैसे उसे किसी गरीब घर में पाला जाता हो। बीरबल वापस अकबर के पास आए। जहांपनाह, उन्होंने कहा, यह बकरी घायल है और निश्चित रूप से किसी मुसीबत में है। और जिस तरह से यह सीधे यहां तक आई है, यह कोई साधारण घटना नहीं है। मुझे लगता है कि यह सचमुच इंसाफ मांगने आई है। अकबर ने गंभीर होकर बीरबल को देखा। बीरबल, एक जानवर कैसे इंसाफ मांग सकता है? यह सिर्फ एक घायल बकरी है जो भटकते हुए यहां आ गई है। शायद, जहांपनाह, बीरबल ने कहा। लेकिन इसकी आंखें और इसका यहां तक आने का तरीका, यह हमें एक कहानी सुना रहा है। शायद कोई इंसान है जो बोल नहीं सकता या जिसकी बात सुनी नहीं जा रही, और उसने इस बेजुबान जानवर को अपनी फरियाद का जरिया बनाया है। अकबर सोचने लगे। वे बीरबल के तर्क और उनकी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा, तो तुम क्या सुझाते हो? मुझे इस मामले की जांच करने की अनुमति दें, जहांपनाह, बीरबल ने कहा। मैं इस बकरी के घाव, इसकी रस्सी और इसके यहां तक पहुंचने के तरीके से सुराग खोजने की कोशिश करूंगा। शायद यह हमें किसी ऐसे व्यक्ति तक ले जाए जिस पर अन्याय हुआ है। अकबर ने थोड़ी देर सोचा। यह एक विचित्र अनुरोध था,
लेकिन अकबर को हमेशा रहस्यों और न्याय की खोज में रुचि थी। ठीक है बीरबल, तुम्हें अनुमति है, लेकिन याद रखना यह दरबार के लिए एक अजीब बात है। अगर तुम कुछ ठोस नहीं खोज पाए तो लोग हम पर हंसेंगे। जहां पनाह का हुक्म सर आंखों पर, बीरबल ने कहा। बीरबल ने तुरंत एक विश्वसनीय सेवक को बुलाया और उसे घायल बकरी की अच्छी देखभाल करने और शाही चिकित्सक से उसके घाव का इलाज करवाने का निर्देश दिया। फिर उन्होंने बकरी के पास से मिली रस्सी और उसके घाव का ध्यान से निरीक्षण किया। रस्सी सूखी और टूटी हुई थी, जैसे इसे जबरदस्ती तोड़ा गया हो। घाव साफ था, जैसे किसी चाकू या छुरी से मारा गया हो। बीरबल ने कुछ और चीजें नोट कीं। बकरी के खुरों पर लगी मिट्टी एक खास तरह की थी, जो फतेहपुर सीकरी के आसपास के कुछ खास इलाकों में ही पाई जाती थी। बीरबल को भूगोल का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने अनुमान लगाया कि बकरी कहाँ से आई होगी। अगले दिन सुबह बीरबल कुछ अंगरक्षकों और उस सेवक के साथ जो बकरी की देखभाल कर रहा था और जिसे बकरी से कुछ लगाव हो गया था, उस दिशा में निकल पड़े जिसका उन्होंने अनुमान लगाया था। वे कई गांवों और खेतों से गुजरे, मिट्टी के रंग और प्रकार का ध्यान रखते हुए। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव शांत और गरीब था। बीरबल ने गांव के मुखिया से बात की और उन्हें अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया, एक घायल बकरी जो दिल्ली तक पहुंच गई थी और जिसके बारे में उन्हें शक था कि वह इसी गांव से आई है। गांव का मुखिया और ग्रामीण हैरान थे। एक बकरी दिल्ली तक और इंसाफ मांगने? उन्हें यह कहानी अविश्वसनीय लगी। बीरबल ने मुखिया से पूछा कि क्या हाल ही में किसी की बकरी गायब हुई है या किसी पर कोई अन्याय हुआ है। मुखिया ने बताया कि गांव में सब कुछ शांत है, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन बीरबल को महसूस हुआ कि कुछ तो छिपाया जा रहा है। गांव वालों की आंखों में एक अजीब सा डर था जब बीरबल ने अन्याय या मुसीबत के बारे में पूछा। बीरबल ने गांव में घूमना शुरू किया, लोगों से अनौपचारिक रूप से बात करने लगे। उन्होंने देखा कि लगभग हर घर में कुछ जानवर पाले जाते हैं, लेकिन किसी घर में बकरी नहीं दिखी। फिर बीरबल एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे जो गांव के किनारे पर थी। झोपड़ी बहुत गरीब थी। बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, उसका चेहरा उदास था और वह चरखे पर सूत काट रही थी। बीरबल ने उससे बात की। माँ जी, बीरबल ने कहा, हम दिल्ली से आए हैं, एक बकरी की तलाश में हैं। बूढ़ी औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें दुख और खालीपन से भरी थीं। बकरी? उसने धीरे से पूछा। हाँ, एक घायल बकरी जो शायद इस गांव से आई है, बीरबल ने कहा। उन्होंने उस सेवक को इशारा किया जो बकरी की देखभाल कर रहा था। सेवक के पास बकरी के गले की टूटी हुई रस्सी का एक टुकड़ा था। बीरबल ने रस्सी का टुकड़ा बूढ़ी औरत को दिखाया। जैसे ही बूढ़ी औरत ने रस्सी देखी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से रस्सी का टुकड़ा उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी लाडो, मेरी लाडो की रस्सी, उसने बुदबुदाया। बीरबल समझ गए कि वे सही जगह पहुंचे हैं। आपकी लाडो? क्या वह आपकी बकरी थी? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया, उसके आंसू बहने लगे। हाँ जनाब, वह मेरी सब कुछ थी, मेरा इकलौता सहारा। वह मुझे दूध देती थी, जिसे पीकर मैं जीवित रहती थी। मैं बहुत गरीब हूं। मेरा कोई नहीं है, मेरा बेटा। मेरा बेटा कुछ साल पहले बीमारी से मर गया। बस मेरी लाडो थी। आपकी लाडो कहाँ है? बीरबल ने धीरे से पूछा। बूढ़ी औरत ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई।
गांव में एक जमींदार था जो बहुत लालची और निर्दयी था। उसने बूढ़ी औरत से कहा था कि उसकी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन जहां वह सूत काटकर और बकरी के दूध से गुजारा करती थी, जमींदार की है। बूढ़ी औरत के पास कोई कागजात नहीं थे और जमींदार ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने जमीन खाली नहीं की तो वह उसे गांव से निकलवा देगा। बूढ़ी औरत ने जमींदार के सामने गिड़गिड़ाया था, अपनी गरीबी का हवाला दिया था, लेकिन जमींदार नहीं माना। कुछ दिन पहले जब बूढ़ी औरत घर पर नहीं थी, जमींदार अपने आदमियों के साथ आया था। उसने लाडो को ले जाने की कोशिश की थी। लाडो ने विरोध किया था और जमींदार के आदमियों में से एक ने गुस्से में आकर उसे चाकू मार दिया था ताकि वह हिल न पाए। वे लाडो को वहीं मरने के लिए छोड़कर चले गए थे, यह सोचकर कि अब बूढ़ी औरत के पास गुजारे का कोई साधन नहीं रहेगा और वह गांव छोड़कर चली जाएगी। बूढ़ी औरत जब वापस आई और लाडो को घायल देखा तो उसका दिल टूट गया। वह जानती थी कि लाडो ज्यादा देर जीवित नहीं रहेगी। वह असहाय थी। गांव का मुखिया और बाकी लोग जमींदार से डरते थे, इसलिए किसी ने उसकी मदद नहीं की। बूढ़ी औरत ने रोते हुए अपनी प्यारी लाडो के घाव पर पट्टी बांधी। मुझे पता था कि वह मरने वाली है, बूढ़ी औरत ने सिसकते हुए कहा। मेरे मन में बस एक ही ख्याल था कि मेरी लाडो की मौत बेकार न जाए, कि जिसने उस पर इतना जुल्म किया उसे सजा मिले। पर मैं क्या कर सकती थी? मैं बेजुबान अकेली औरत। तभी उसे अकबर और दिल्ली के दरबार की कहानियां याद आईं, जहां कहा जाता था कि बादशाह खुद गरीब से गरीब आदमी की फरियाद सुनते हैं। उसे एक अजीब सा ख्याल आया। उसने धीरे से लाडो के घाव को साफ किया और लाडो को सहारा देकर उठाया। उसने लाडो के कान में फुसफुसाया, अपनी सारी उम्मीद और दर्द उड़ेल दिया, जा मेरी बच्ची, जा दिल्ली। बादशाह अकबर के दरबार में जा। उन्हें बता कि तेरी क्या हालत है। उन्हें बता कि तुझ पर और तेरी गरीब मालकिन पर क्या बीती है। शायद वही इंसाफ कर सकें। बूढ़ी औरत ने लाडो को दिल्ली की दिशा दिखाई और उसे धीरे से धकेल दिया। घायल बकरी लड़खड़ाते हुए चल पड़ी, जैसे वह सचमुच अपनी मालकिन की अंतिम इच्छा और अपनी जान देने वाले जुल्म का बदला लेने जा रही हो। बूढ़ी औरत को नहीं पता था कि लाडो दिल्ली पहुंचेगी या रास्ते में मर जाएगी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। यह उसकी अंतिम बेताब कोशिश थी न्याय के लिए। बीरबल और सेवक बूढ़ी औरत की कहानी सुनकर स्तब्ध रह गए। एक बकरी घायल अवस्था में अपनी मालकिन की बेबसी भरी फरियाद लेकर दिल्ली तक का सफर तय करे। यह अविश्वसनीय था, फिर भी यहाँ बूढ़ी औरत के आंसू, लाडो का दिल्ली दरबार में आना और उसका घाव, सब इस दुखद कहानी की पुष्टि कर रहे थे। बीरबल ने बूढ़ी औरत को सांत्वना दी। उन्होंने उसे बताया कि लाडो जीवित है और दिल्ली में सुरक्षित है और उसकी फरियाद बादशाह तक पहुंच गई है। बूढ़ी औरत की आंखों में पहली बार कुछ उम्मीद की किरण दिखी। बीरबल ने तुरंत उस जमींदार को बुलवाया। जमींदार अकड़ता हुआ आया, उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। बीरबल ने उससे गांव में हुई घटनाओं और बूढ़ी औरत की जमीन के बारे में पूछताछ शुरू की। जमींदार ने झूठ बोला, कहा कि बूढ़ी औरत उसकी जमीन पर अवैध रूप से रह रही थी और बकरी के बारे में उसे कुछ नहीं पता। बीरबल ने जमींदार की आंखों में देखा। उन्होंने बूढ़ी औरत की कहानी सुनी थी, जो दर्द और सच्चाई से भरी थी। उन्होंने जमींदार के शब्दों के पीछे का झूठ महसूस किया। बीरबल ने जमींदार से कहा कि दिल्ली दरबार को सब पता चल गया है और जिसने बेजुबान जानवर पर अत्याचार किया और गरीब पर जुल्म ढाया, उसे सजा जरूर मिलेगी। जमींदार पहले तो अकड़ा रहा, लेकिन जब बीरबल ने अकबर के नाम का और मामले की गंभीरता का हवाला दिया,
और उसे बताया कि बकरी खुद दिल्ली दरबार में गवाही देने आई है। यह बात सुनकर जमींदार कांप उठा तो उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। बीरबल ने कुछ गांव वालों को भी बुलवाया, जिन्होंने डरते डरते ही सही, लेकिन धीरे धीरे जमींदार के अत्याचारों और उस दिन बकरी के घायल होने की घटना की पुष्टि की। बीरबल के पास अब पूरा मामला था। उन्होंने बूढ़ी औरत और जमींदार को अपने साथ दिल्ली चलने को कहा। दिल्ली दरबार में वापसी हुई। अकबर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने दरबारियों के सामने खड़े होकर पूरी कहानी सुनाई। बूढ़ी औरत की गरीबी, लालची मींदार का अत्याचार, लाडो बकरी का घायल होना, और कैसे बूढ़ी औरत ने अपनी अंतिम उम्मीद के तौर पर अपनी प्यारी बकरी को दिल्ली दरबार भेजा। उन्होंने बताया कि कैसे लाडो घायल अवस्था में भी न्याय की इस मूक फरियाद को लेकर दिल्ली तक पहुंची। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। इस अविश्वसनीय और हृदय विदारक कहानी को सुनकर हर कोई स्तब्ध था। दरबारियों का शुरुआती मजाक अब सम्मान और सहानुभूति में बदल गया था। उन्होंने घायल लाडो को देखा, जो अब शाही चिकित्सक की देखरेख में थोड़ी बेहतर लग रही थी, और उन्होंने बूढ़ी औरत के आंसू देखे। जमींदार को अकबर के सामने पेश किया गया। उसने फिर से अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने एक एक करके सबूत पेश किए। बूढ़ी औरत की गवाही, गांव वालों के बयान, और सबसे महत्वपूर्ण, घायल बकरी लाडो का दरबार में मौजूद होना, उसके शरीर पर जुल्म का निशान। अकबर ने सब कुछ ध्यान से सुना। उनकी आंखें बूढ़ी औरत और फिर घायल लाडो पर टिकी थीं। वे बीरबल के काम और उनकी उस सोच से बहुत प्रभावित थे जिसने एक बेजुबान जानवर की फरियाद को सुना और समझा। अकबर ने जमींदार की ओर देखा। उनकी आवाज में क्रोध और दृढ़ता थी। तुमने एक गरीब बेसहारा औरत पर जुल्म ढाया। तुमने उसके इकलौते सहारे एक बेजुबान जानवर पर वार किया। तुमने सोचा कि तुम्हारी ताकत और उसका अकेलापन तुम्हें आजादी दिला देगा, लेकिन तुम भूल गए कि न्याय अंधा नहीं होता, और कभी कभी बेजुबान की आवाज भी सुनी जाती है, भले ही वह कितनी ही दूर से आए। अकबर ने फैसला सुनाया। जमींदार को उसकी सभी संपत्तियों से वंचित कर दिया गया, जो बूढ़ी औरत और अन्य गरीबों को मुआवजे के रूप में दी गईं जिन पर उसने जुल्म ढाया था। उसे शाही कारागार में डाल दिया गया। बूढ़ी औरत को उसकी जमीन वापस मिली और शाही खजाने से उसे जीवनयापन के लिए पेंशन दी गई। और लाडो बकरी? अकबर ने आदेश दिया कि लाडो को शाही देखरेख में रखा जाए, उसकी पूरी देखभाल की जाए, और जब तक वह जीवित रहे उसे किसी चीज की कमी न हो। लाडो फतेहपुर सीकरी में ही रही। बीरबल और अकबर के लिए उस असाधारण घटना की याद दिलाती रही जिसने एक बेजुबान जानवर के माध्यम से न्याय की पुकार सुनी थी। यह कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई। बीरबल और न्याय मांगने वाली बकरी की कहानी लोगों ने आश्चर्य और श्रद्धा से सुनी। इसने अकबर के न्यायप्रिय शासन और बीरबल की बुद्धिमत्ता को और भी ऊंचा स्थान दिलाया। लोगों ने सीखा कि बादशाह अकबर के दरबार में सबसे कमजोर और बेसहारा की फरियाद भी सुनी जाती है, और सत्य तथा न्याय अंततः अपना रास्ता खोज ही लेते हैं, चाहे वह किसी बेजुबान जानवर की घायल आंखों के माध्यम से ही क्यों न आए। लाडो बकरी कुछ साल तक जीवित रही, शाही आराम में, उस दिन की गवाह बनी जब एक जानवर ने इंसान के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और उसे सुना गया। और बीरबल? उन्होंने साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता केवल किताबों या तर्कों में नहीं होती, बल्कि उसमें भी होती है जो जीवन के सबसे सरल और अप्रत्याशित संकेतों को पढ़ने की क्षमता रखता है, यहाँ तक कि एक घायल बकरी की आंखों में छिपी फरियाद को भी। यह कहानी अकबर के दरबार के इतिहास का एक अनूठा अध्याय बन गई, जो हमें सिखाती है कि करुणा और न्याय की कोई भाषा नहीं होती, और वे सबसे अप्रत्याशित रूपों में प्रकट हो सकते हैं। कोई कागजात नहीं थे,
और जमींदार ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने जमीन खाली नहीं की तो वह उसे गांव से निकलवा देगा। बूढ़ी औरत ने जमींदार के सामने गिड़गिड़ाया था, अपनी गरीबी का हवाला दिया था, लेकिन जमींदार नहीं माना। कुछ दिन पहले जब बूढ़ी औरत घर पर नहीं थी, जमींदार अपने आदमियों के साथ आया था। उसने लाडो को ले जाने की कोशिश की थी। लाडो ने विरोध किया था और जमींदार के आदमियों में से एक ने गुस्से में आकर उसे चाकू मार दिया था ताकि वह हिल न पाए। वे लाडो को वहीं मरने के लिए छोड़कर चले गए थे, यह सोचकर कि अब बूढ़ी औरत के पास गुजारे का कोई साधन नहीं रहेगा और वह गांव छोड़कर चली जाएगी। बूढ़ी औरत जब वापस आई और लाडो को घायल देखा तो उसका दिल टूट गया। वह जानती थी कि लाडो ज्यादा देर जीवित नहीं रहेगी। वह असहाय थी। गांव का मुखिया और बाकी लोग जमींदार से डरते थे, इसलिए किसी ने उसकी मदद नहीं की। बूढ़ी औरत ने रोते हुए अपनी प्यारी लाडो के घाव पर पट्टी बांधी। मुझे पता था कि वह मरने वाली है, बूढ़ी औरत ने सिसकते हुए कहा। मेरे मन में बस एक ही ख्याल था कि मेरी लाडो की मौत बेकार न जाए, कि जिसने उस पर इतना जुल्म किया उसे सजा मिले। पर मैं क्या कर सकती थी? मैं बेजुबान अकेली औरत। तभी उसे अकबर और दिल्ली के दरबार की कहानियां याद आईं, जहां कहा जाता था कि बादशाह खुद गरीब से गरीब आदमी की फरियाद सुनते हैं। उसे एक अजीब सा ख्याल आया। उसने धीरे से लाडो के घाव को साफ किया और लाडो को सहारा देकर उठाया। उसने लाडो के कान में फुसफुसाया, अपनी सारी उम्मीद और दर्द उड़ेल दिया, जा मेरी बच्ची, जा दिल्ली। बादशाह अकबर के दरबार में जा। उन्हें बता कि तेरी क्या हालत है। उन्हें बता कि तुझ पर और तेरी गरीब मालकिन पर क्या बीती है। शायद वही इंसाफ कर सकें। बूढ़ी औरत ने लाडो को दिल्ली की दिशा दिखाई और उसे धीरे से धकेल दिया। घायल बकरी लड़खड़ाते हुए चल पड़ी, जैसे वह सचमुच अपनी मालकिन की अंतिम इच्छा और अपनी जान देने वाले जुल्म का बदला लेने जा रही हो। बूढ़ी औरत को नहीं पता था कि लाडो दिल्ली पहुंचेगी या रास्ते में मर जाएगी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। यह उसकी अंतिम बेताब कोशिश थी न्याय के लिए। बीरबल और सेवक बूढ़ी औरत की कहानी सुनकर स्तब्ध रह गए। एक बकरी घायल अवस्था में अपनी मालकिन की बेबसी भरी फरियाद लेकर दिल्ली तक का सफर तय करे, यह अविश्वसनीय था। फिर भी यहाँ बूढ़ी औरत के आंसू, लाडो का दिल्ली दरबार में आना और उसका घाव, सब इस दुखद कहानी की पुष्टि कर रहे थे। बीरबल ने बूढ़ी औरत को सांत्वना दी। उन्होंने उसे बताया कि लाडो जीवित है और दिल्ली में सुरक्षित है और उसकी फरियाद बादशाह तक पहुंच गई है। बूढ़ी औरत की आंखों में पहली बार कुछ उम्मीद की किरण दिखी। बीरबल ने तुरंत उस जमींदार को बुलवाया। जमींदार अकड़ता हुआ आया, उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। बीरबल ने उससे गांव में हुई घटनाओं और बूढ़ी औरत की जमीन के बारे में पूछताछ शुरू की। जमींदार ने झूठ बोला, कहा कि बूढ़ी औरत उसकी जमीन पर अवैध रूप से रह रही थी और बकरी के बारे में उसे कुछ नहीं पता। बीरबल ने जमींदार की आंखों में देखा। उन्होंने बूढ़ी औरत की कहानी सुनी थी, जो दर्द और सच्चाई से भरी थी। उन्होंने जमींदार के शब्दों के पीछे का झूठ महसूस किया। बीरबल ने जमींदार से कहा कि दिल्ली दरबार को सब पता चल गया है और जिसने बेजुबान जानवर पर अत्याचार किया और गरीब पर जुल्म ढाया, उसे सजा जरूर मिलेगी। जमींदार पहले तो अकड़ा रहा, लेकिन जब बीरबल ने अकबर के नाम का और मामले की गंभीरता का हवाला दिया और उसे बताया कि बकरी खुद दिल्ली दरबार में गवाही देने आई है, यह बात सुनकर जमींदार कांप उठा तो उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। बीरबल ने कुछ गांव वालों को भी बुलवाया, जिन्होंने डरते डरते ही सही, लेकिन धीरे धीरे जमींदार के अत्याचारों और उस दिन बकरी के घायल होने की घटना की पुष्टि की।
बीरबल के पास अब पूरा मामला था। उन्होंने बूढ़ी औरत और जमींदार को अपने साथ दिल्ली चलने को कहा। दिल्ली दरबार में वापसी हुई। अकबर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने दरबारियों के सामने खड़े होकर पूरी कहानी सुनाई। बूढ़ी औरत की गरीबी, लालची मींदार का अत्याचार, लाडो बकरी का घायल होना, और कैसे बूढ़ी औरत ने अपनी अंतिम उम्मीद के तौर पर अपनी प्यारी बकरी को दिल्ली दरबार भेजा। उन्होंने बताया कि कैसे लाडो घायल अवस्था में भी न्याय की इस मूक फरियाद को लेकर दिल्ली तक पहुंची। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। इस अविश्वसनीय और हृदय विदारक कहानी को सुनकर हर कोई स्तब्ध था। दरबारियों का शुरुआती मजाक अब सम्मान और सहानुभूति में बदल गया था। उन्होंने घायल लाडो को देखा, जो अब शाही चिकित्सक की देखरेख में थोड़ी बेहतर लग रही थी, और उन्होंने बूढ़ी औरत के आंसू देखे। जमींदार को अकबर के सामने पेश किया गया। उसने फिर से अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने एक एक करके सबूत पेश किए। बूढ़ी औरत की गवाही, गांव वालों के बयान, और सबसे महत्वपूर्ण, घायल बकरी लाडो का दरबार में मौजूद होना, उसके शरीर पर जुल्म का निशान। अकबर ने सब कुछ ध्यान से सुना। उनकी आंखें बूढ़ी औरत और फिर घायल लाडो पर टिकी थीं। वे बीरबल के काम और उनकी उस सोच से बहुत प्रभावित थे जिसने एक बेजुबान जानवर की फरियाद को सुना और समझा। अकबर ने जमींदार की ओर देखा। उनकी आवाज में क्रोध और दृढ़ता थी। तुमने एक गरीब बेसहारा औरत पर जुल्म ढाया। तुमने उसके इकलौते सहारे एक बेजुबान जानवर पर वार किया। तुमने सोचा कि तुम्हारी ताकत और उसका अकेलापन तुम्हें आजादी दिला देगा। लेकिन तुम भूल गए कि न्याय अंधा नहीं होता, और कभी-कभी बेजुबान की आवाज भी सुनी जाती है, भले ही वह कितनी ही दूर से आए। अकबर ने फैसला सुनाया। जमींदार को उसकी सभी संपत्तियों से वंचित कर दिया गया, जो बूढ़ी औरत और अन्य गरीबों को मुआवजे के रूप में दी गईं जिन पर उसने जुल्म ढाया था। उसे शाही कारागार में डाल दिया गया। बूढ़ी औरत को उसकी जमीन वापस मिली और शाही खजाने से उसे जीवनयापन के लिए पेंशन दी गई। और लाडो बकरी? अकबर ने आदेश दिया कि लाडो को शाही देखरेख में रखा जाए, उसकी पूरी देखभाल की जाए, और जब तक वह जीवित रहे उसे किसी चीज की कमी न हो। लाडो फतेहपुर सीकरी में ही रही। बीरबल और अकबर के लिए उस असाधारण घटना की याद दिलाती रही जिसने एक बेजुबान जानवर के माध्यम से न्याय की पुकार सुनी थी। यह कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई। बीरबल और न्याय मांगने वाली बकरी की कहानी लोगों ने आश्चर्य और श्रद्धा से सुनी। इसने अकबर के न्यायप्रिय शासन और बीरबल की बुद्धिमत्ता को और भी ऊंचा स्थान दिलाया। लोगों ने सीखा कि बादशाह अकबर के दरबार में सबसे कमजोर और बेसहारा की फरियाद भी सुनी जाती है, और सत्य तथा न्याय अंततः अपना रास्ता खोज ही लेते हैं, चाहे वह किसी बेजुबान जानवर की घायल आंखों के माध्यम से ही क्यों न आए। लाडो बकरी कुछ साल तक जीवित रही, शाही आराम में, उस दिन की गवाह बनी जब एक जानवर ने इंसान के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और उसे सुना गया। और बीरबल? उन्होंने साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता केवल किताबों या तर्कों में नहीं होती, बल्कि उसमें भी होती है जो जीवन के सबसे सरल और अप्रत्याशित संकेतों को पढ़ने की क्षमता रखता है, यहाँ तक कि एक घायल बकरी की आंखों में छिपी फरियाद को भी। यह कहानी अकबर के दरबार के इतिहास का एक अनूठा अध्याय बन गई, जो हमें सिखाती है कि करुणा और न्याय की कोई भाषा नहीं होती, और वे सबसे अप्रत्याशित